ओके सो हाय फ्रेंड्स। रिवीजन में सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अच्छा सुनो, रिवीजन करने से पहले कुछ चीजें ध्यान में रखनी है आपको। सबसे पहले आपके पास ये रिवीजन स्टार्ट करने से पहले बुक होनी चाहिए। बुक को अपने पास रख के बैठो, ठीक है। उस बुक में से फटाफट से, क्योंकि हम सारी की सारी चीजें क्लास में कर चुके हैं, तो आपको फटाफट से उनको गो थ्रू कर लेना, राइट। और अगर आपके पास बुक नहीं है, लेट्स से देयर कैन बी केसेस कि आपने आपने वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दी, राइट। सो फ्रेंड्स के पास पहुंच गई, उनके पास तो बुक्स होगी नहीं, राइट। कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको बुक दिखेगी, मैं बुक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, राइट। सो आप बुक के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, या वैसे भी अगर आपने किसी भी बुक से कर रखा है सिलेबस अपना, ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट्स केवल रिवाइज हो जाएंगे, राइट। सो बुक लेकिन अगर आपके पास है तो प्रायोरिटी होनी चाहिए बुक की आपके पास, ठीक है। ये रिवीजन करने के बाद आपका क्वेश्चन ये होगा कि क्या हमें अपने आप ही पढ़ना है? सर मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने ये रिवीजन कर लिया तो क्योंकि मैं सब कुछ कवर करवा ही दूंगा, आपके पास ना तो टाइम बचेगा और ना ही उसकी कोई रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, राइट सर। तो करते हैं अपनी जर्नी फॉर रिवीजन, फास्ट ट्रैक रिवीजन। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के चैप्टर की अगर हम बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ बता नहीं रखा, लाइक चार्जेबिलिटी वगैरह के बारे में तो जरूर बता रखा उसने। उसके बाद जो चीजें उसने बता रखी वो हम करके आ चुके हैं। देखो होता क्या है ना, इनकम टैक्स इस देश में सबसे बड़ा टैक्स माना जाता है, जो कि इनकम के ऊपर लगता है। किसके ऊपर लगता है? इनकम के ऊपर, ठीक है। सो इनकम के ऊपर लगने वाला जो टैक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स, ठीक है जी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो शेड्यूल 7 है, शेड्यूल 7 की एक एंट्री अपने पास है ना, ये हमने बात की थी ना, कि एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7 से हमारा इनकम टैक्स गवर्न होता है, ठीक है ना। ओके, क्या इस देश में बिना कोई बिना कोई कॉन्स्टिट्यूशन की परमिशन के कोई भी एक्ट या कोई भी लेवी हो सकती है? आंसर इज नो। आर्टिकल 265 ने बोला है कि अगर आपको इस देश में कोई भी टैक्स लगाना है, कोई भी चार्ज लगाना है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में पहले उसका प्रोविजन देना पड़ेगा, ऐसा आर्टिकल 265 ने बोला है, ठीक है। ये हम कर चुके हैं जीएसटी में, राइट सर। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। उसके बाद देयरफॉर आर्टिकल 246 के हिसाब से पावर्स को डिवाइड कर दिया गया था। उन पावर्स को अगर हम बात करें तो पावर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में दे रखी रिस्पेक्टिवली। कॉन्करेंट लिस्ट 3 जो है उसमें दोनों गवर्नमेंट्स की पावर दे रखी है, ठीक है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लिस्ट 1 के आइटम्स के ऊपर लॉ बनाती है, और लिस्ट 2 के आइटम्स के ऊपर कौन? स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, ठीक है ना। ओके, सो लिस्ट 1 लिस्ट 2 हमने कर लिया। कॉन्करेंट लिस्ट की अगर बात करें तो मैंने बताया कि दोनों गवर्नमेंट्स के पास पावर है, लाइक अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ बनाना है, वुमेन सेफ्टी को लेकर कुछ बनाना है, तो दोनों गवर्नमेंट्स के पास पावर है, और वो लिस्ट थ्री के आइटम्स को, लिस्ट 3 की पावर्स को यूज कर सकती हैं दोनों की दोनों गवर्नमेंट्स, ठीक है ना। ओके, उसके बाद ये एंट्रीज हमने जीएसटी में भी कवर की हैं, राइट। एंट्री नंबर 82 इनकम टैक्स को गवर्न करती है, एंट्री नंबर 83 जो है वो कस्टम को गवर्न करती है, एंट्री नंबर 84 सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को गवर्न करती है, 92A जो है वो सीएसटी को गवर्न करती है, 92B इसमें देने रखी कंसाइनमेंट टैक्स को, 92C सर्विस टैक्स को, और 97 में एनी अदर मैटर, राइट। सो इन एंट्रीज से पावर्स गवर्न होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट 1 थी। ओके, देन वी हैव लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 51 जो है वो स्टेट एक्साइज ड्यूटी को गवर्न करती है। स्टेट एक्साइज ड्यूटी केवल 4 चीजों पे लगती है, और वो है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपियम, इंडियन हेम्प, अफीम जिसको बोलते हैं, इंडियन हेम्प गांजा, एंड द अदर नार्कोटिक ड्रग्स, ठीक है जी। एंट्री नंबर 54 जो है वो बोलती है वैट। किसके बारे में बोलती है? वैट। हालांकि हम जानते हैं जीएसटी आने से इस इन लिस्टों में बड़ा बदलाव हो गया। इसके बड़े सारी जो लेवी थी, बड़े सारे जो ड्यूटी थी, बड़े सारे जो टैक्सेस थे, वो सब सम हो गए। क्या आने से? जीएसटी आने से, ठीक है जी। अगर हम सोर्सेज के बारे में बात करें कि इनकम टैक्स के कौन से सोर्सेज होते हैं, मतलब इनकम टैक्स का ज्ञान हमें कहां कहां से मिलता है। सो इनकम टैक्स का ज्ञान हमें इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने से मिलता है। एनुअल फाइनेंस एक्ट, जो हर साल बजट आता है, उस बजट में एक फाइनेंस बिल होता है जो आगे चल के जैसे ही प्रेजेंट के एसेंट मिलते हो फाइनेंस एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो वो जो फाइनेंस बिल जो कि फाइनेंस एक्ट बन जाता है, उसके अंदर इनकम टैक्स के अमेंडमेंट्स होते हैं, राइट। उसके अंदर टैक्स के रेट्स होते हैं। तो वो जो फाइनेंस एक्ट जो बन गया, उससे भी अपने को इनकम टैक्स के बारे में पता चलता है। सो दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के रूल्स पढ़ने से भी इनकम टैक्स के बारे में अपने को पता चलता है। फिर इनकम टैक्स में जो सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस होते हैं, वो पढ़ने से भी इनकम टैक्स की अपने को अंडरस्टैंडिंग आती है, उसके प्रोविजंस के बारे में पता चलता है। तो सोर्सेज का कहने का मतलब ये था कि इनकम टैक्स के सोर्सेज क्या है, मतलब कहां कहां से आपको इनकम टैक्स के बारे में पता चलता है। सो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने से पता चलता है, इनकम टैक्स के रूल्स पढ़ने से पता चलता है, फाइनेंस एक्ट पढ़ने से पता चलता है, सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस पढ़ने से पता चलता है, और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं कई बार उनसे भी अपने को प्रोविजंस क्लियर हो जाते हैं। अगर हम चार्जेबिलिटी की बात करें तो इनकम टैक्स में जो चार्जिंग सेक्शन है वो है सेक्शन 4,
चार्जिंग सेक्शन 4 है, जिसने बता रखा है कि इनकम टैक्स कैसे लगेगा। तो उसने क्या बोला, इसने ये बोला कि भाई इनकम टैक्स इज एन एनुअल टैक्स। पहली बात तो इनकम टैक्स एनुअल होता है, जैसे जीएसटी होता है, जीएसटी हमें पे करना होता है क्वार्टरली बेसिस और मंथली बेसिस, लेकिन इनकम टैक्स एनुअल बेसिस होता है, राइट। सो इट्स अ एनुअल टैक्स। नेक्स्ट, ये प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर में लगता है, यानी कि हम इनकम प्रीवियस ईयर में कमाएंगे और उसके ऊपर असेसमेंट ईयर में हम क्या देंगे, टैक्स देंगे। तो प्रीवियस ईयर में इनकम कमाएंगे, असेसमेंट ईयर में क्या देंगे, टैक्स देंगे। हालांकि इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देंगे, हम उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एक्सेप्शन केसेस जहां पे प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर इटसेल्फ में ही क्या दिया जाएगा, टैक्स दिया जाएगा। ये हर पर्सन के ऊपर लगता है, ये हर पर्सन के ऊपर लगता है, और फाइनली इसको पे करता है असेसी, टैक्स पेयर जिसको हम बोलते हैं ना, असेसी। लेवी जो होता है, इसकी चार्जेबिलिटी हर पर्सन के ऊपर आती है, पर्सन कौन होता है अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, और अल्टीमेटली टैक्स पे करता है असेसी, ठीक है ना। ओके, अब आगे टैक्सेबल इनकम कैसे निकलती है और उसके ऊपर टैक्स कैसे निकलता है, वो बोलता है कि बस सबसे पहले तो आप रेजिडेंशियल स्टेटस देख लो कि वो क्या है। देखो होता क्या है ना, जो इस देश में ज्यादा रहेगा उससे गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लेगी, जो इस देश में नहीं रहेगा उससे गवर्नमेंट कम टैक्स लेगी, राइट। सो रेजिडेंशियल स्टेटस सबसे पहले पता लगाना बहुत जरूरी होता है। सो पहला स्टेप है रेजिडेंशियल स्टेटस पता लगा। दूसरा, हेड्स के अपने जो हेड्स आएंगे, हम जो 5 हेड्स करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड, कैपिटल गेन हेड और अदर सोर्स, उन सारे के सारे हेड्स की इनकम आपको निकालनी पड़ेगी पहले, वो हेड्स हम सीखेंगे, ठीक है ना। ओके, उसके बाद सारे हेड्स की इनकम जो होगी, अच्छा सुनो, सारे हेड्स की इनकम निकालते टाइम हेड्स के अंदर जो डिडक्शंस होती है वो माइनस कर देंगे, ठीक है जी। तो इसका मतलब हेड की नेट 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 इनकम आ जाएगी, उन सबका टोटल कर दिया जाएगा, ठीक है। वो जो टोटल कर दिया हमने उसको हम बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद फिर क्लबिंग के प्रोविजंस अप्लाई कर देंगे। क्लबिंग का मतलब होता है किसी दूसरे की इनकम को क्लब कर देना, किसी दूसरे की इनकम आपकी इनकम में आके ऐड हो जाती है। से फॉर एग्जांपल कई बार ना वाइफ की इनकम हस्बैंड में ऐड हो जाती है, सो दैट इज व्हाट क्लबिंग, हम सीखेंगे आगे चल के, ठीक है ना। ओके, अगर आपके पास कोई सेट ऑफ अप्लाई होता है, मान के चलो आपके पास पिछले सालों के कुछ लॉसेस आप कैरी ओवर कर रहे हो, तो पिछले सालों के लॉसेस आपको उसमें से माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। सारे हेड्स की इनकम का टोटल लगाया, क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई कर दिए, सेट ऑफ माइनस कर दिया, फिर उसके बाद चैप्टर 6 की रिडक्शंस माइनस कर देंगे। चैप्टर 6 की रिडक्शंस मिलती हैं कुछ ऐसे, जैसे मान के चलो अगर किसी ने लाइफ इंश्योरेंस करवा लिया, मेडिकल इंश्योरेंस करवा लिया, ठीक है, बच्चों की ट्यूशन फीस पे कर दी, तो उनके लिए चैप्टर 6 की रिडक्शन मिलती है। आगे डिटेल में चैप्टर भी हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब ये जो आएगा माइनस करने के बाद उसको हम बोलेंगे टोटल इनकम। अब टोटल इनकम के 2 टुकड़े बना देंगे, नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम। नॉर्मल इनकम में नॉर्मल टैक्स के लिए लगा देंगे और स्पेशल इनकम पे स्पेशल टैक्स के रेट बना देंगे। इनकम की 2 कैटेगरी बना देंगे, नॉर्मल इनकम एंड स्पेशल इनकम, ठीक है ना। ओके, अब उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे, बस टैक्स लगाने के बाद उसमें सरचार्ज ऐड कर देंगे। सरचार्ज हम सीखेंगे टैक्स रेट्स में, ठीक है जी। उसके बाद उसमें से रिबेट माइनस कर देंगे, रिबेट भी हम सीखेंगे, ठीक है। उसमें से रिलीफ माइनस कर देंगे, रिलीफ माइनस कर देंगे, लास्ट में जाके उसमें हम ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ऐसे करके अपने को प्रोसेस करना होता है कि भाई टैक्सेबल इनकम कैसे निकलती है, उसके ऊपर टैक्स कैसे निकलता है, राइट। ओके, अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो एसएससी की डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट, राइट। एसएससी कौन होता है, उसने बोला एसएससी वो होता है जिसे कोई टैक्स पे करना है, बाय उसने लिखा बाय whom एनी टैक्स और एनी सम ऑफ मनी इज पेबल, जिसे कोई टैक्स या कोई सम ऑफ मनी पे करना है वो, ठीक है। उसके बाद उसने बोला इसमें शामिल है, तो पहले नंबर पे तो उसने बोला कि भी वो जिसे कुछ पे करना है। फिर उसके बाद उसने बोला इसमें कौन कौन लोग और आएंगे, उसने बोला जिसके अगेंस्ट इनकम टैक्स में कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी वो भी आएगा, ठीक है। जो एसएससी है नहीं लेकिन उस एसएससी माना गया है तो वो भी आएगा, डीम्ड एसएससी। जैसे एग्जांपल के तौर पे माइनर के लिए उसके पेरेंट्स जो होते हैं ना वो डीम्ड एसएससी होते हैं, ठीक है ना। ओके, सो डीम्ड एसएससी भी एसएससी माना जाता है। और जिसने कोई डिफॉल्ट कर दिया, से फॉर एग्जांपल उसको टीडीएस काटना था, टीडीएस नहीं काटा, उसने डिफॉल्ट कर दिया, तो उसको भी हम क्या मानेंगे, एसएससी। तो एसएससी का मतलब होता है जिसे कोई सम पे करना है, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से इनकम टैक्स पे करना है, पेनल्टी पे करनी है एंड सो ऑन। सो जिसे कुछ पे करना है वो, प्लस इसमें और कौन आएगा, जिसके अगेंस्ट कोई इनकम टैक्स में प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, उसके घर पे कोई लेटर आ गया, राइट, वो। उसके बाद डीम्ड एसएससी, डीम्ड एसएससी भी एसएससी होते हैं, और उसके बाद डिफॉल्टर भी एसएससी होते हैं जिन्होंने डिफॉल्ट कर दिया। उसके बाद है पर्सन। पर्सन का मतलब होता है किसके ऊपर ये इनकम टैक्स लगता है, किसके ऊपर ये इनकम टैक्स लगता है। ध्यान से सुना, दोनों में डिफरेंस है। किसको ये टैक्स पे करना है वो एसएससी है, जिसको टैक्स पे करना है वो एसएससी है, और किसके ऊपर ये एक्ट लगता है वो पर्सन है। एग्जांपल के तौर पे आप लोग स्टूडेंट्स हो, ठीक है ना, स्टूडेंट्स को हम पर्सन मान के चलेंगे क्योंकि आप इंडिविजुअल हो, तो आपके ऊपर ये इनकम टैक्स एक्ट लगता तो है, बट अभी आप एसएससी नहीं बने हो क्योंकि आपके पास इनकम नहीं है। आप समझो इस चीज को, राइट। सो पर्सन वो होता है जिसके ऊपर ये एक्ट लगता है, एसएससी वो होता है जिसे अल्टीमेटली टैक्स पे करना है, राइट। सो अभी आप क्या हो, अभी आप पर्सन हो, लेकिन फ्यूचर में जब आपके पास इनकम आएगी, जब आप उसके ऊपर टैक्स देंगे तो आप एसएससी भी बन जाओगे। अभी आप पर्सन हो, आगे चल के आप एसएससी बन जाओगे। तो क्या हम बोल सकते हैं हर पर्सन एसएससी नहीं है, लेकिन हर एसएससी पर्सन जरूर होगा, राइट सर, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो पर्सन में कौन कौन आएगा जिसके ऊपर ये एक्ट लगता है, पर्सन में आ जाएगा जी इंडिविजुअल, एचएफ आ जाएगा, उसमें कंपनी आ जाएगी, उसमें फर्म आ जाएगी, कंपनी कोई भी हो,
प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी, कोई भी कंपनी, ठीक है, फर्म आ जाएगी। उसके बाद फर्म के साथ एलएलपी आती है, हम सब जानते हैं, ठीक है ना, ओके, फर्म, एलएलपी। उसके बाद उसमें एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये ग्रुप्स होते हैं, राइट। एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें केवल पर्सन होते हैं, एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें केवल इंडिविजुअल्स होते हैं, लेकिन ये ग्रुप जो होता है इसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है जी। लोकल अथॉरिटी आती है इसमें, और एजेपी आता है इसमें, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन आता है, जो ऊपर वाली कैटेगरी में फॉल नहीं हो पाया, जैसे हमने बात की थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वो अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में चली जाएगी, बंगला साहिब गुरुद्वारा वो भी एजेपी में चली जाएगी, ठीक है ना, ओके। असेसमेंट ईयर क्या होता है, देखो असेसमेंट ईयर वो साल होता है जिसमें हमें टैक्स की कैलकुलेशन करनी होती है, हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। सो देयर आर 2 इयर्स। प्रीवियस ईयर वो साल जिसमें इनकम कमाएंगे, असेसमेंट ईयर वो साल जो उससे अगला साल होता है, ठीक है ना, ओके। अब प्रीवियस ईयर असेसमेंट की अगर हम बात करें तो पहले प्रीवियस ईयर आता है। पहले कौन सा साल आता है, प्रीवियस ईयर। लो जी, पहले प्रीवियस ईयर आया, फिर इसके बाद आएगा असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर वो साल जिसमें हम इनकम कमाएंगे, असेसमेंट ईयर वो साल जिसमें हम उसके ऊपर टैक्स देंगे, ठीक है ना। तो इनकम यहां पे कमाएंगे और टैक्स यहां पे हम देंगे। इनकम जिस साल में कमाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर, और टैक्स जिसमें हम देंगे उसको हम क्या बोलेंगे, असेसमेंट ईयर। सो ये प्रीवियस ईयर ना असेसमेंट ईयर में खड़े होकर देख रहे हो, हम असेसमेंट ईयर में खड़े हैं, और हमें जो उससे पिछला साल दिख रहा है उसको हम क्या बोले, प्रीवियस ईयर। लेकिन सुनो, ये कब से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। लेट्स से 1 अप्रैल 2021 से ये साल शुरू हुआ, और भाई 31 मार्च 2022 में ये साल खत्म हो गया, करेक्ट है ना। एंड देयरफॉर असेसमेंट ईयर कब से शुरू होगा, असेसमेंट ईयर शुरू होगा सर 1 अप्रैल 2022 से, और ये 31 मार्च 2023 में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर पहले आता है, असेसमेंट ईयर बाद में आता है। प्रीवियस ईयर में इनकम कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं। पहले प्रीवियस ईयर आएगा, फिर असेसमेंट ईयर आएगा। जो आज असेसमेंट ईयर है वो उससे अगले साल के लिए प्रीवियस ईयर बन जाएगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, राइट। तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट हमने सीख लिया। अच्छा सुनो, इसमें एक चीज और थी, प्रीवियस ईयर ना नॉर्मली 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है या आपके पास कोई नई इनकम का सोर्स आया है, तो जब से आपने वो नया बिजनेस स्टार्ट किया वहां से आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा। एग्जांपल के तौर पे, आपके पास अभी तक कोई इनकम नहीं थी, आपने 1 जनवरी से आपने अपने ऑफिस का उद्घाटन किया, राइट। सो आपने 1 जनवरी से बिजनेस करना स्टार्ट किया है, तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक आपका प्रीवियस ईयर होगा। इसका मतलब आपका पहला प्रीवियस ईयर जो होगा वो 3 महीने का ही होगा, क्योंकि आपने जनवरी से नया बिजनेस स्टार्ट किया, राइट। लेकिन अब उससे आगे आने वाले जो साल होंगे, आपने जनवरी मान के चलो, जनवरी 2022 में अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो जनवरी फरवरी मार्च केवल केवल 3 महीने आएंगे। प्रीवियस ईयर में 21-22 प्रीवियस जो होगा उसमें केवल 3 महीने आएंगे। लेकिन उससे आगे आने वाले जो आपके प्रीवियस ईयर होंगे वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। कब से स्टार्ट होंगे, 1 अप्रैल। तो हम ये बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर नया बिजनेस वगैरह है तो उसके केस में जब से बिजनेस स्टार्ट किया वहां से हम प्रीवियस ईयर को काउंट करके चलेंगे। उसके बाद उसके बाद कुछ ऐसे बता रखा था कि भाई देखिए, नॉर्मल रूल ये बोलता है कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट में टैक्स लगता है। नॉर्मल रूल ये बोलता है, नॉर्मल रूल जो है, नॉर्मल रूल इज कि प्रीवियस ईयर की इनकम होगी उसके ऊपर असेसमेंट ईयर में क्या लगेगा, टैक्स लगेगा जी। ठीक है जी, इस पे टैक्स लगेगा, ये इनकम होगी यहाँ पे, और इस पे असेसमेंट ईयर में जाके क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। इसका मतलब पहले आप इनकम कमाएंगे, गवर्नमेंट आपको इनकम कमाने का मौका देगी पूरा साल, फिर उसके बाद साल खत्म होने के बाद आपसे क्या मांगेगी, टैक्स मांगेगी। बट ये वो केसेस है जहां पे गवर्नमेंट आपसे प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स मांग ली, क्योंकि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगता था कि भाई अगर हमने असेसमेंट ईयर के स्टार्ट होने का इंतजार किया तो फिर डिपार्टमेंट को लॉस हो जाएगा, वो बंदा जो है वो भाग जाएगा या वो अदरवाइज चला जाएगा और गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो जाएगा। तो ये वो केसेस है जहां पे प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही क्या लगता है, टैक्स लगता है। सबसे पहले उसने बताया कि भाई सेक्शन 172 उसने बोला कि भाई इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट्स, जो नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस करते हैं, जो नॉन रेजिडेंट इंडिया में क्या करते हैं, शिपिंग बिजनेस करते हैं। सो नॉन रेजिडेंट इंडिया में जो शिपिंग बिजनेस करते हैं उनके लिए बोला गया कि आप एक काम करो, देखो आप तो शिप लेके आए हो इंडिया में, ठीक है ना। अब आप शिप लेके आए हो, आप इंतजार थोड़ी करोगे यहाँ पे, ऐसा थोड़ी कि आप असेसमेंट ईयर तक अपने शिप को यहीं पे रखोगे। नो नो नो, इट्स नॉट दैट, राइट। आप एक काम करो, आपने जो इंडिया से इनकम कमाई है उस इनकम के ऊपर आप इसी साल में टैक्स दे दो, जिस साल में इनकम कमाई उसी साल में क्या दे दो, टैक्स दे दो, और आप यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो ये बोलता है कि मेरे को तो इनकम टैक्स आता ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या किया उसके लिए, गवर्नमेंट ने बोला कि आपने जो इंडिया से जो फ्रेट वगैरह कमाया ना, जो भाड़ा वगैरह आपको यहाँ पे आप मिला था, उसके ऊपर सीधा 7.5% करके अपनी इनकम निकाल लो और फिर टैक्स निकाल लो, ठीक है ना। ध्यान से सुना, ये 7.5% क्या आएगी, इनकम आएगी। दिस इज व्हाट, इनकम। और इस इनकम के ऊपर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ये इनकम आएगी, इसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल आसान तरीका कर दिया गवर्नमेंट ने उसके लिए। उसको बोला कि आपने जो यहाँ से भाड़ा कमाया, जो फ्रेट कमाया, उसका 7.5% करके इनकम निकालो, फिर उसके ऊपर टैक्स निकाल के पे करके और आप जा सकते हैं, आपको असेसमेंट ईयर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सो 172 थी, ठीक है। उसके बाद उसने बोला असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया,
जो इंडिया को छोड़ के जाना चाहता है परमानेंटली, गवर्नमेंट बोलती है भाई परमानेंटली बाद में छोड़ के जाना, पहले आप अपना यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आके हिसाब किताब करवा लो, ठीक है, आपके जो टैक्स वैक्स बनते हैं वो टैक्स वैक्स पे करो, फिर उसके बाद आप इंडिया से जा सकते हो। सो अगर कोई पर्सन इंडिया को परमानेंटली छोड़ के जा रहा है तो उसके केस में भी प्रीवियस ईयर की इनकम में प्रीवियस ईयर में टैक्स लगता है, ठीक है। अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि कोई एओपी और बीवाई बना है या कोई और अदर आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन बना है, और ये जो ग्रुप बना है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ ग्रुप, राइट, पर्संस का ग्रुप, बॉडी या फिर इंडिविजुअल्स का ग्रुप या फिर कोई आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन बना, जिसके लिए एओ को लगता है कि ये जो ग्रुप बना है ये इनकम कमाने के बाद इधर उधर बिखर जाएगा, और ग्रुप बिखरने का मतलब फिर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल पाएगा, राइट। सो गवर्नमेंट को टैक्स का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सो इट्स अ लॉस टू द रेवेन्यू। गवर्नमेंट चाहती है कि इस ग्रुप के बिखरने से पहले ही उसकी इनकम पे टैक्स लगा देते हैं। सो ये एओपी बीवाई जो ग्रुप बना था, इस ग्रुप के बिखरने से पहले गवर्नमेंट क्या लगा देगी, टैक्स लगा देगी। इसका मतलब प्रीवियस ईयर की इनकम में प्रीवियस ईयर में क्या ले लिया जाएगा, टैक्स ले लिया जाएगा। उसके बाद अगर कोई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, अगर किसी ने टैक्स को कहीं ना कहीं, टैक्स को कुछ इस तरीके से प्लान किया जो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, मतलब इनकम टैक्स एक्ट में वो परमिसिबल नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं आप टैक्स की चोरी करने की आपकी इंटेंट है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, गवर्नमेंट को पता चल गया कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है जस्ट टैक्स की चोरी करने के लिए। सो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, जैसे ही ट्रांजैक्शन पकड़ी जाएगी उसको बोलेगी प्रीवियस ईयर की इनकम में प्रीवियस ईयर में क्या दे दो, टैक्स दे दो। क्योंकि देखो एक तो उसकी इंटेंशन मेलाफाइड है, किसकी, जो ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो गवर्नमेंट इंतजार नहीं कर सकती ना, गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती ना कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप पकड़े गए, अब असेसमेंट ईयर स्टार्ट होगा तब जाके आप टैक्स देना, नहीं नहीं, गवर्नमेंट बोलती है नहीं नहीं भाई आप अभी पकड़े गए अभी टैक्स दे दो। सो प्रीवियस ईयर इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स लगेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में उसने बोला कि अगर आपने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया, जिस साल में आप बिजनेस डिसकंटिन्यू करते हो उस साल की इनकम पे उसी साल में टैक्स दे दो आप, मतलब, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है। सो दिस इज ऑप्शनल। ऑप्शनल मीन व्हाट, ऑप्शनल का मतलब होता है कि आप प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स दे सकते हो, प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स दे सकते हो, और आप प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर में भी टैक्स दे सकते हो। तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिया गया लास्ट वाले पॉइंट में। अगर आपने जिस साल में बिजनेस बंद किया उस साल में आपकी चॉइस है, आप चाहो तो प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस में टैक्स दे दो, और चाहो तो असेसमेंट ईयर में भी टैक्स दे सकते हो। ये डिस्क्रिशन है आपकी और असेसिंग ऑफिसर की, आप मिल बांट के ये बात कर लेना कि भी कौन से साल में आपको टैक्स देना है। सो इट्स अप टू यू, ठीक है। उसके बाद ये जो आपके पास अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट्स वगैरह मिलते हैं, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपके पास कहीं ना कहीं क्या मिल गया, ब्लैक मनी मिल गया, ब्लैक मनी। सो जब ब्लैक मनी मिलता है तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्या माना जाएगा, ध्यान से सुना। हम प्रीवियस ईयर इतना क्यों पीछे पड़े प्रीवियस ईयर फाइंड आउट करने के लिए। सर प्रीवियस ईयर फाइंड आउट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के हिसाब से तो टैक्स के रेट आते हैं। जो हर साल बजट आता है उस बजट में जो फाइनेंस बिल होता है उसमें टैक्स के रेट आते हैं, वो हर साल के लिए अलग अलग आते हैं। सो प्रीवियस ईयर जब तक पता नहीं चलेगा तब तक टैक्स के रेट कैसे पता चलेंगे सर, राइट। जैसे जीएसटी में क्या था, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन था। सो वहां पे भी पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्यों पता कर रहे थे, क्योंकि जीएसटी का रेट पता कर रहा था। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्यों पता कर रहे हैं, क्योंकि अपने को इनकम टैक्स का रेट पता करना है, ठीक है। तो कुछ केसेस उसने बता रखे थे, उसने बोला एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई अगर आपके पास अनएक्सप्लेन्ड कैश मिला है ना, अनएक्सप्लेन मतलब आपके पास कैश मिला और आप गवर्नमेंट को बता नहीं पा रहे कि वो कैश कहां से आया है, ठीक है। तो उसने बोला ईयर इन विच बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाउंड क्रेडिट, जिस जिस साल में वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट मिलेगा वो कैश, राइट। सो उस साल को मान लिया जाएगा कि वो उस साल उस प्रीवियस ईयर की इनकम है, जिस साल में आपकी बुक्स में एंट्री दिखेगी, ठीक है। सो एंट्री इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। आगे अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट मिली, आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट जो है आपके पास गवर्नमेंट पूछ रही है कि कहां से आया पैसा, आप बता नहीं पा रहे, राइट। सो इन्वेस्टमेंट तो लेकिन आपने कर रखी है, तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, ये आपकी ब्लैक इनकम है, इसके ऊपर टैक्स तो लगाएंगे, लेकिन टैक्स लगाने के लिए वो साल को प्रीवियस ईयर मान लेंगे जिस साल में आपने इन्वेस्टमेंट किया था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की तो डेट दी जाएगी ना, राइट। सो इन्वेस्टमेंट की डेट, बुक्स की एंट्री नहीं, इन्वेस्टमेंट की डेट जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट की थी। कैश क्रेडिट में बुक्स में एंट्री देखनी होती है, ठीक है ना, ओके। उसके बाद अनएक्सप्लेन मनी बुलियन ज्वेलरी एक्सेट्रा, आपके घर पे छापा मारा गया और कहीं बेड में, कहीं दीवार पे, कहीं पेंटिंग के पीछे बड़ा सारा क्या मिला, मनी मिला, बुलियन मिला, ज्वेलरी मिला। बुलियन क्या होता है, बुलियन होता है सर वो रॉ फॉर्म में गोल्ड जो होता है, ठीक है ना, ओके, ब्रिक्स की फॉर्म में होता है या फिर दैट बिस्किट्स की फॉर्म में होता है। सो दैट्स व्हाट बिलियन। सो बिलियन, ये बुलियन मिल गया आपको, मनी मिल गया, ज्वेलरी मिल गया। सो वो जिस साल में गवर्नमेंट को मिलेगा, जिस साल, से फॉर एग्जांपल आप लेके तो आए तो 2015 में, लेकिन गवर्नमेंट ने छापा मारा 2022 में और 2022 में आपके घर पे वो निकला है। सो 2022 को प्रीवियस ईयर मान लिया जाएगा जिस साल में गवर्नमेंट को वो मिला, ठीक है ना, ओके। अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट जो होती है, आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है जिसको आपने डिस्क्लोज नहीं कर रखा अपनी बैलेंस शीट में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो गवर्नमेंट ने बोला जिस साल में आपने इन्वेस्टमेंट की थी उस साल को प्रीवियस ईयर मान लेंगे, ठीक है। आपने कोई खर्चा कर दिया, शादी में बहुत मोटा खर्चा हो रहा है, 5 करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है, राइट। और गवर्नमेंट आपसे पूछ रही भाई पैसा कहां से आया, आप नहीं बता पा रहे। तो उसने बोला जिस साल में खर्चा किया उस साल को प्रीवियस ईयर मान लेंगे, देयरफॉर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। तो सो दीज आर व्हाट, दीज आर
ब्लैक मनी, जो ब्लैक मनी मिलेगी उसके लिए भी प्रीवियस ईयर पता लगाना जरूरी है। तो ध्यान से सुना, ब्लैक मनी के ऊपर 30% का 60% का टैक्स होता है, 60% का, 30% का टैक्स यहाँ पे नहीं लगता। इसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो लगता है 60%। टैक्स जो है वो होता है 60% से, याद रहेगा ना? राइट सर, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे पेनलाइज कर रही है, सो टैक्स का रेट बहुत ज्यादा हाई है। ओके, उसके बाद है अपने पास टैक्स रेट्स। अब टैक्स रेट्स के बारे में अगर बात करें तो टैक्स रेट्स में देखो, हम जानते हैं कि हमारे पास ना दो टाइप के टैक्स रेट्स होते हैं, नॉर्मल टैक्स रेट और स्पेशल टैक्स रेट, ठीक है ना? नॉर्मल टैक्स रेट जैसे एग्जांपल के तौर पे स्लैब्स होते हैं, इंडिविजुअल में क्या होते हैं? स्लैब्स होते हैं, कंपनी केस में नॉर्मल टैक्स होता है। स्पेशल टैक्स के रेट्स तो वो होते हैं जो स्पेशल इनकम पे लगते हैं। हम जानते हैं स्पेशल इनकम कौन सी होती है, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल स्पेशल इनकम होता है, लॉटरी शॉटरी की इनकम स्पेशल इनकम होती है, उनकी अलग रेट होते हैं। सो नॉर्मल रेट और स्पेशल रेट, ठीक है ना? ओके, नॉर्मल रेट्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मल रेट स्लैब जो होते हैं वो इंडिविजुअल के केस में, अब स्लैब्स हमारे पास तीन होते हैं, हम जानते हैं तीन स्लैब होते हैं। एक होता है जी 5 लाख वाला स्लैब, एक होता है 3 लाख वाला स्लैब, एक होता है 2.5 लाख वाला स्लैब, ठीक है ना? ओके, सो सबसे पहले देखते हैं 5 लाख वाला स्लैब। ये रहा 5 लाख वाला जो स्लैब होता है बच्चों, है ना? ये किसके केस में लगता है? ये उन इंडिविजुअल के केस में लगता है, वो इंडिविजुअल्स जो इंडिया के रेजिडेंट हैं, जिनकी एज 80 साल या उससे ज्यादा है। 80 साल या उससे ज्यादा है। प्रीवियस ईयर के आखिरी दिन चेक करेंगे, प्रीवियस ईयर के आखिरी दिन चेक करेंगे उनकी एज, अगर उनकी एज 80 साल या उससे ज्यादा, 80 भी है तो भी 5 लाख वाला स्लैब लगेगा, 80 से ज्यादा है तो भी 5 लाख वाला स्लैब लगेगा, ठीक है ना? ओके, लेकिन 80 से अगर कम है तो फिर 5 वाला स्लैब नहीं लगेगा, फिर लगेगा 3 लाख वाला स्लैब। हम उसके बारे में बात करें तो उसने बोला अगर अगर किसी की एज 80 साल या उससे ज्यादा है और वो इंडिया का रेजिडेंट, इसका मतलब दो कंडीशन है यहाँ पे, दो कंडीशन। पहली बात तो वो इंडिया का रेजिडेंट है, प्लस उसकी जो एज है, उसकी एज जो है वो कितनी है? 80 या उससे ज्यादा, एज 80 या मोर, ठीक है? अगर ये दो कंडीशन पूरी होगी, पहली कंडीशन रेजिडेंट, दूसरी कंडीशन उसकी एज, अगर ये दो कंडीशन पूरी होगी तो उसके ऊपर 5 लाख का स्लैब लग जाएगा। और 5 लाख का स्लैब लगने का मतलब ये होता है कि भाई उसकी इनकम के पहले 5 लाख पे टैक्स लगेगा नहीं, फिर अगले 5 लाख से लेके 10 लाख तक जो इनकम होगी, इसका मतलब कितने का गैप है यहाँ पे? यहाँ पे है सर गैप 5 लाख का। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं अगले 5 लाख पे 20% टैक्स लगेगा, पहले 5 लाख पे टैक्स लगेगा नहीं, अगले 5 लाख पे टैक्स लगेगा 20%, और जो उसकी इनकम 10 लाख से ऊपर उसके ऊपर टैक्स लगेगा 30%। सो भाई 0, 20 और 30 का टोटल कर दिया जाएगा, इसका टोटल टैक्स आ जाएगा, ठीक है ना? ओके, ऐसे ही अपने पास 3 लाख वाला स्लैब है। अब देखो 3 लाख वाले स्लैब में क्या बताया गया, उसने बोला कि भाई कहां लिख दिया हमने? ओके, ये रहा, यस। अब ये वो लोग हैं जिनके ऊपर 3 लाख का स्लैब लगता है। अब ये है कौन? उसने बोला कि अगर कोई क्या है, रेजिडेंट है, इसमें भी वही दो कंडीशन, अगर रेजिडेंट प्लस एज, यहाँ पे उसने बताई, एज उसने यहाँ पे बताई 60 या उससे ज्यादा, 60 या उससे ज्यादा, बट बट लेस देन, है ना? बट लेस देन हाउ मच? 80 ईयर्स, क्योंकि 80 ईयर्स हो गया तो फिर वो 5 लाख वाले स्लैब में चले जाएंगे, ठीक है ना? ओके, सो अगर कोई रेजिडेंट है, पहली कंडीशन, और उसकी एज 60 और 80 के बीच में है, तो वो उन लोगों के लिए जो रेट होगा, जो जो स्लैब्स होंगे वो होंगे 3 लाख के। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 3 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा, पहले 3 लाख रुपए का कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 5 लाख के बीच में जो 2 लाख का गैप है उसके ऊपर 5% टैक्स लगेगा। देखो जी 5% का रेट यहाँ पे आया पहली बार, ठीक है ना? ओके, जो 5 लाख से 10 लाख के बीच में इनकम है उसके ऊपर 20% का टैक्स लगेगा, और जो इनकम 10 लाख से ज्यादा है उसके ऊपर 30% का टैक्स लगेगा। सुनो, अगर इनकम 10 लाख से ज्यादा चलेगी तो तीनों लगेंगे, ठीक है ना? तो इसका मतलब हम कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो किसी की इनकम है 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए इनकम, तो हम क्या करेंगे? पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और लास्ट वाला ये, हम क्या बोलेंगे जी? भाई पहले पहले 3 लाख रुपए के ऊपर जीरो आएगा, राइट सर, ठीक है। उसके बाद अगले 2 लाख रुपए के ऊपर आएगा एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। उसके बाद अगले 5 लाख रुपए के ऊपर आएगा एट द रेट ऑफ 20%, और उसके बाद जो बाकी बच गया, देखो ना कितना हो गया, 3 + 2 5 + 5 10 हो गया, 2 बच गया। सो जो 2 लाख बच गया उसके ऊपर टैक्स आ जाएगा एट द रेट ऑफ 30%, ठीक है जी। तो हम क्या बोलेंगे? जीरो आ गया, ये आएगा जी 10,000, ये आ जाएगा जी 1 लाख, और ये आ जाएगा जी 60,000। बस ऐसे करके हम टोटल लगा देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 1,70,000 ये टैक्स आ जाएगा जिनके केस में, ठीक है ना? ओके, ऐसे हम इसको कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी हम सीख लेंगे, अभी मैं आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा, ठीक है? अभी हम केवल इनकम टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर कोई नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस वाला यानी कि जिसकी एज 60 साल से कम है, तो वो नॉर्मल केस में जाएगा। तो जो नॉर्मल केस वाले लोग होते हैं उनके ऊपर 2.5 लाख का स्लैब लगता है। 2.5 लाख का स्लैब का मतलब है कि पहले 2.5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स नहीं देना उनको, 2.5 से 5 के बीच में जो इनकम उसके ऊपर 5% टैक्स लगेगा, 5 से 10 के ऊपर जो इनकम होगी, 5 से 10 के बीच में जो इनकम उसकी 20% टैक्स लगेगा, और 10 से ज्यादा जो इनकम होगी उस पर 30% टैक्स लगेगा। इसका मतलब 2.5
है ना, 2.5 पे नील होगा, 2.5 से 5 यानी कि अगले 2.5 पे हम बोल सकते हैं 5%, 5 से 10 यानी कि अगले 5% के ऊपर हम बोल सकते हैं 20%, और 10 से ऊपर वाले इनकम पे 30% बोल सकते हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल कुछ ऐसे बन सकता है कि भाई मान के चलो मान के चलो किसी के पास इनकम है 16 लाख रुपए, तो हम क्या करेंगे, उसमें भी ऐसे ही कर देंगे सर। ये ऐसे करने से तो चीजें इतनी समझ में आ जाती सर हमें, बस पूछो ही मत। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, 2.5 लाख रुपए के ऊपर नील आएगा, हम जानते हैं माफ होता है। ठीक है ना, अगला ढाई कैसे पता चला, देखो ना 2.5 और 5 के बीच में कितना गैप है, 2.5 का ही गैप है ना, राइट। सो अगला 2.5 इसके ऊपर आ जाएगा जी 5%। ठीक है ना, ओके। आगे देखो अगला 5, सर अगला 5 कैसे पता चला, ये देखो ना 5 और 10 के बीच में गैप कितना होता है, 5 लाख का, तो इसके ऊपर आएगा 20%। और जो इनकम 10 से ऊपर बच गई, देखो ना 2.5 और 2.5 5, 5 और 5 10, 10 से ऊपर इनकम कितनी बच गई, 6। इस 10 से ऊपर वाली इनकम पे सीधा 30% लग जाएगा, 10 से ऊपर वाली पूरी इनकम पे 30% लग जाएगा। ठीक है ना, ओके। हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे आएगा जी 12,500, यहाँ पे वही 1 लाख, और इसके ऊपर आ जाएगा जी 1,80,000 रुपए 180, एंड देयरफॉर टोटल लगा देंगे। टोटल लगाने के पास कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा सर 280, 292,500, ये टैक्स आ जाएगा इसके लिए। ठीक है ना, अपने को ऐसे टैक्स निकालना होता है। ठीक है, सो टैक्स हो गया। सरचार्ज के बारे में अभी हम बात करेंगे। फिर उसके बाद ना एक रिबेट मिलती है, रिबेट। अच्छा रिबेट ना, रिबेट का मतलब देखो नाम से पता चला, रिबेट का मतलब होता है राहत। आपको कुछ कुछ राहत मिलेगी टैक्स में से, कुछ कम कम होगा, गवर्नमेंट आपको कुछ टैक्स में राहत देगी। अब जो रिबेट मिलती है वो उन लोगों को मिलती है जिसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है, छोटे मोटे लोगों को रिबेट मिलती है जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब रिबेट कितनी मिलती है, टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर, आपका जो टैक्स बनता है वो, और 12,500 विच एवर इज लोअर की क्या मिलती है, रिबेट। लेकिन सुनो, रिबेट मिलती है केवल केवल 3 कंडीशन जब पूरी हो जाए तब। पहला, रिबेट क्लेम करने वाला रेजिडेंट होना चाहिए, वो एक इंडिविजुअल होना चाहिए। ठीक है, उसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब 3 कंडीशन, रेजिडेंट हो, इंडिविजुअल हो, और उसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा ना, तो उसको रिबेट मिल जाएगी। ठीक है ना, ओके। उसके बाद डोमेस्टिक कंपनी के टैक्स के रेट्स हमने किए थे। डोमेस्टिक कंपनी में हम जानते हैं कि टैक्स का रेट 25% भी होता है। ठीक है, कुछ नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए 25% टैक्स का रेट गवर्नमेंट लेके आई थी। फिर उसके बाद बाकी लोग भी चले गए थे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं थे, उन्होंने जाके क्या बोला कि सरकार हमें भी तो कोई टैक्स का रेट दे दो, तो गवर्नमेंट उनके लिए कितना लेके आई थी, 22% टैक्स का रेट लेके आई थी। ठीक है जी। उसके बाद नई डोमेस्टिक कंपनियां जो आई थी, उसके बाद जो नई डोमेस्टिक कंपनी, देखो जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो चरमराया हुआ हमारे देश में। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक और नया टैक्स का रेट दिया कि अब जो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनेगी ना, उनके लिए 15% का टैक्स का रेट होगा, 15%। लेकिन सुनो, ये जो कंसेशन रेट दिए गए ना, ये रेट तब दिए गए हैं जब वो कुछ गवर्नमेंट की बताई कि एग्जाम्पशन रिडक्शन क्लेम नहीं करती। अगर वो एग्जाम्पशन रिडक्शन क्लेम नहीं करती तो ये नए वाले रेट ले सकती है, 15% ले सकती है, 22% ले सकती है, काइंड ऑफ, राइट, ओके। उसके बाद नॉर्मल केस, ये दोनों नॉर्मल केस हैं, यानी कि एग्जाम्पशन रिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। अगर एग्जाम्पशन रिडक्शन क्लेम करते टाइम आपकी 19-20 में टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा नहीं थी, अगर 19-20, ध्यान से सुनना, 19-20 वाले साल में अगर आपकी टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा नहीं थी, ठीक है, तो आपके ऊपर 25% का टैक्स का रेट रहेगा। और अगर आपकी आपकी टर्नओवर 19-20 में 400 करोड़ से ज्यादा चली गई थी, तो फिर आपके ऊपर नॉर्मल 30% का टैक्स का रेट रहेगा। इसका मतलब नॉर्मल टैक्स का रेट कितना होता है डोमेस्टिक कंपनी में, 30%। लेकिन टर्नओवर वाली बात क्या है, उसने बोला कि अगर आप एक छोटी कंपनी हो, मतलब आज से पिछले 2 साल पहले की टर्नओवर देखी जाएगी, 2 साल का मतलब 19-20 में आपकी टर्नओवर देखी जाएगी, अगर आपकी टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा नहीं थी तो आप छोटी कंपनी हो, आपके ऊपर गवर्नमेंट 25% का टैक्स का रेट लेके आई है, याद रहेगा ना, राइट सर, ओके। उसके बाद सरचार्ज पे हमने कुछ पॉइंट्स किए थे, उनसे आगे बढ़ते हुए सरचार्ज पे आगे चलते हैं। सरचार्ज को हमने कुछ ऐसे समराइज किया था, कहीं तो समरी बनाई थी हमने सरचार्ज को लेके, हाँ ये रहा ना, इसी को पढ़ लेते हैं। देखो जी सरचार्ज में क्या होता है, सरचार्ज होता है टैक्स के ऊपर, मतलब गवर्नमेंट हमारे से टैक्स भी लेती है और उसके ऊपर सरचार्ज भी लेती है। ठीक है, ओके। तो सरचार्ज में कुछ ऐसे होता है बच्चों, अगर फर्म और एलएलपी की बात करें, 1 करोड़ तक की अगर उनकी इनकम होती है तो सरचार्ज नहीं लगता, और अगर उनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा चली जाती है तो सरचार्ज लग जाता है सीधा 12%। 12% ऑफ टैक्स सरचार्ज टैक्स का होता है, याद रखना, इनकम पे टैक्स लगता है, टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगता है, और उन दोनों के ऊपर सेस लगता है। हम ये बोल सकते हैं इनकम पे लगता है जी टैक्स, ठीक है ना, टैक्स के ऊपर लगता है जी सरचार्ज, ठीक है, और इन दोनों के टोटल के ऊपर लगता है जी
हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सो इनकम के ऊपर क्या लगता है? टैक्स लगता है। टैक्स के ऊपर क्या लगता है? सरचार्ज लगता है। और इन दोनों के टोटल के ऊपर लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। याद रहेगा सर में, ठीक है ना? ओके, तो उसने बोला फर्म 1 करोड़ तक सरचार्ज नहीं होगा, 1 करोड़ ज्यादा अगर इनकम चलेगी तो 12% ऑफ टैक्स सरचार्ज हो जाएगा। डोमेस्टिक कंपनी 1 करोड़ तक सरचार्ज नहीं होता, फॉरेन कंपनी 1 करोड़ तक सरचार्ज नहीं होता। इसका मतलब ये बोल सकते हैं 1 करोड़ तक सरचार्ज नहीं होता कंपनी, फर्म, एलएलपी वगैरह पे। लेकिन सुनो, इंडिविजुअल को गवर्नमेंट ने रगड़ दिया। इंडिविजुअल के केस में गवर्नमेंट ने बोला इंडिविजुअल, एचईएफ, एओपी, बीओआई, उसके केस में बोला कि भाई आपको हम केवल 50 लाख रुपए बोल रहे हैं। 50 लाख तक तो आपके ऊपर भी सरचार्ज नहीं लगेगा, लेकिन 50 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम चली जाएगी तो सरचार्ज लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ फर्म, एलएलपी, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, उन पे 1 करोड़ तक सरचार्ज नहीं लगता, लेकिन इंडिविजुअल, एचएफ वगैरह पे 50 लाख के बाद ही सरचार्ज लग जाता है। ठीक है जी, ओके। डोमेस्टिक कंपनी, तो डोमेस्टिक कंपनी में 1 करोड़ तक सरचार्ज नहीं लगता। अगर उसकी इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो सरचार्ज लगता है, लेकिन 7% लगता है। ठीक है जी। और अगर उसकी इनकम 10 करोड़ से ज्यादा चलेगी तो उसके ऊपर सरचार्ज का रेट बढ़ के 12% हो जाएगा। ध्यान से सुनना, यहाँ पे 1 करोड़ तक नहीं होगा, 1 से 10 करोड़ के बीच में 7% होगा, 10 करोड़ से ऊपर 12% होगा। सिमिलरली फॉरेन कंपनी 1 करोड़ तक सरचार्ज नहीं होगा, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में 2% होगा, और 10 करोड़ के ऊपर 5% होगा। ये सरचार्ज का रेट उसने बताया है। ठीक है। इंडिविजुअल में सरचार्ज में बहुत बड़ी कहानी है। ये रही आपके सामने, ये रही आपके सामने, बिल्कुल देखो क्या बताया इसने। उसने बोला कि भाई अगर आप इंडिविजुअल हो, एचएफ हो, एओपी हो, बीओआई हो, या फिर अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन हो, ठीक है, तो उसने बोला कि आपके पास इनकम जो होगी उसकी, उस इनकम को हम 2 कैटेगरी बना देंगे। एक आपकी स्पेशल इनकम सेक्शन 111A, 112A, ये 2 इनकम को, है ना, प्लस इसमें डिविडेंड भी ऐड हो गया, हालांकि आजकल डिविडेंड भी। सो 3 इनकम, 111A की इनकम, 112A की इनकम, है ना, और डिविडेंड की इनकम। ये हम कैपिटल गेन के चैप्टर में सीखेंगे। डिविडेंड की इनकम तो अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो आपके पास क्या आया होगा? डिविडेंड आएगा। ठीक है ना, ओके। सो ये 3 इनकम, और एक ये आपकी नॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम। सो आपके पास ये स्पेशल इनकम और ये नॉर्मल इनकम। उसने बोला कि भी अगर अगर इफ टोटल ऑफ ऑल इनकम्स, इफ सबका टोटल, इन सारी की सारी इनकम्स का टोटल अगर आपका 50 लाख तक है तो 0 0। सारी इनकम का टोटल अगर 50 लाख तक है तो सरचार्ज नहीं लगेगा। देखो सुनो, कंपनियों में 1 करोड़ की लिमिट थी, यहाँ पे 50 लाख की लिमिट है, राइट, ओके। आम आदमी को बिल्कुल पीस, लेकिन आम आदमी तो नहीं होता 50 लाख वाली इनकम वाला, ठीक है ना, एनीवे। लेकिन 50 लाख से ऊपर अगर किसी बेचारे की सैलरी चली जाएगी तो उसके ऊपर क्या लग जाता है? सरचार्ज लग जाता है। ये बहुत बड़ा पेन होता है, ठीक है ना, ओके। आगे आगे उसने बोला कि अगर उसकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, दोनों को मिला के, सुनो, दोनों इनकम को मिला के, मतलब नॉर्मल और स्पेशल को मिला के, तो उसने बोला कि नॉर्मल स्पेशल इनकम पे भी 10% लगेगा सरचार्ज, और जो नॉर्मल इनकम है उसके ऊपर भी 10%। यानी कि वो ये कह रहा है स्पेशल इनकम का टैक्स निकाल के उस पर 10% सरचार्ज लगा दो, नॉर्मल इनकम का टैक्स निकाल के उसके ऊपर 10% सरचार्ज। इसका मतलब कहने का मतलब 10% सरचार्ज ही लगेगा। ठीक है। अगर इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में, दोनों दोनों 50 लाख तक, दोनों 50 लाख से 1 करोड़, दोनों 1 करोड़ से 2 करोड़, ठीक है जी, तो उसमें 15% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15। अब देखो सरचार्ज के रेट सेम चल रहे हैं सर, अलग अलग क्यों ले रखे हैं? गवर्नमेंट ने शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको अलग अलग लिखा है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने बोला पहले 50, दोनों का टोटल अगर 50 तक है नहीं लगेगा, दोनों का टोटल 1 करोड़, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है 10% लगेगा, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है 15% लगेगा। ठीक है, लेकिन अब आगे देखो, अब आगे देखो उसने क्या, उसने बोला नॉर्मल इनकम, है ना, नॉर्मल इनकम, अगर आपकी नॉर्मल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है 5 करोड़ के बीच में है, नॉर्मल इनकम 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में है, तो आपकी स्पेशल इनकम का जो टैक्स आएगा उसके ऊपर तो 15% ही सरचार्ज रहेगा, लेकिन नॉर्मल इनकम के टैक्स के ऊपर 25% सरचार्ज हो जाएगा। इसका मतलब आपको अब ना नॉर्मल इनकम पे टैक्स अलग से निकालना पड़ेगा, स्पेशल इनकम पे टैक्स अलग से निकालना पड़ेगा, तो हम वैसे ही अलग निकालते हैं। स्पेशल इनकम का जो टैक्स होगा उस पर 15% सरचार्ज अप्लाई कर देना, लेकिन नॉर्मल इनकम के टैक्स के ऊपर 25% सरचार्ज अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, ओके। आगे अगर आपकी नॉर्मल इनकम अगर आपकी 5 करोड़ से ज्यादा चलेगी, ठीक है ना, तो फिर आपको आपके जो स्पेशल इनकम के टैक्स है उसके ऊपर तो 15% ही लगेगा, यानी कि स्पेशल इनकम पे 15% से आगे नहीं जा रहा सरचार्ज, ठीक है ना, ओके। लेकिन आपकी नॉर्मल इनकम का जो टैक्स बनेगा उसके ऊपर 37% का सरचार्ज लगाना पड़ेगा, 37% का सरचार्ज लगाना पड़ेगा। लास्ट वाले केस में उसने बोला कि अगर दोनों आपकी इनकम exceeds 2 crore, but case is not covered by case but it is not covered by case 4 and 5। वो ये कहना चाह रहा है लास्ट वाले पॉइंट में कि अगर अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, सबको मिला के अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन आपका केस ना, जो आपका केस है वो 4 और 5 में नहीं आ रहा है, इन दो केसेस में फॉल नहीं हो रहा, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि अगर ऐसा हो सकता है कि आपकी नॉर्मल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो उस केस में इसका मतलब आपकी नॉर्मल इनकम 2 करोड़ से कम होगी, लेकिन आपकी स्पेशल इनकम की वजह से आपका 2 करोड़ से ज्यादा टोटल जा रहा है, ठीक है ना, स्पेशल को मिला के 2 करोड़ ज्यादा टोटल जा रहा है, लेकिन आपकी नॉर्मल इनकम 2 करोड़ ज्यादा नहीं है, 5 करोड़ ज्यादा नहीं है, एंड देयरफॉर उस केस में उसने बोला कि फिर तो दोनों के ऊपर हम 15-15% लगा देंगे, दोनों के ऊपर 15-15% लगा देंगे। इसका मतलब अब ध्यान से सोचते हैं,
क्या बोला उसने, इनकम की दो कैटेगरी बना दी सर, इनकम की दो कैटेगरी। पहले बताना स्पेशल इनकम सेक्शन 111 112 है और डिविडेंड की इनकम पे क्या होगा, पहले 50 तक नहीं होगा सर सजा, ठीक है। 50 से 1 करोड़ के बीच में 10% होगा, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15% होगा सर, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में 15%, अच्छा 5 करोड़ से ऊपर 15%, करेक्ट है ना, राइट, उसमें 15 ही रहेगा। ओके, आगे चलते, नॉर्मल इनकम 50 लाख तक नील नहीं आएगा सर सचा, ठीक है। 50 लाख से 1 करोड़ 10% आएगा, ठीक है जी। उसके बाद 1 करोड़ से 2 करोड़ 15% आएगा, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25% आएगा। इसका मतलब 10 15 25 37% कब आएगा, जब 5 करोड़ से ज्यादा इनकम चली जाएगी, याद रहेगा ना, राइट सर। सुनो, दोनों पे टैक्स अलग से निकालना पड़ेगा, स्पेशल इनकम पे टैक्स निकालेंगे, नॉर्मल इनकम पे टैक्स निकालेंगे, उस टैक्स के ऊपर फिर ये सरचार्ज अपने को अप्लाई करके देखना है। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल क्लास में किया था, इसको समझाने के लिए बहुत टाइम लगा के हमने इस चीज को किया था, बट अभी क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, तो अब हम उस एग्जाम्पल को दोबारा से नहीं कर पाएंगे, हमने केवल ये टैक्स के रेट्स देखने थे। उसके बाद ये कुछ स्पेशल इनकम के टैक्स के रेट्स दे रखे हैं, हम वैसे जानते हैं इनको, हम वैसे जानते हैं इन पर टैक्स के रेट क्या होता है। जैसे अभी अभी हम बात कर रहे थे, जो छुपाई इनकम होती है ना, जो ब्लैक मनी होती है, उसके ऊपर 60% टैक्स का रेट लगता है, लॉटरी शॉटरी की इनकम के ऊपर 30% का टैक्स का रेट लगता है, ठीक है। एनोनिमस डोनेशंस, जो गुप्त दान होते हैं, उसके ऊपर 30% का टैक्स रेट लगता है, आगे चल के आ जाएंगे। मैट की अगर बात करें, सो मैट जो है वो 15% होता है, कितना होता है, 15% होता है, ठीक है। उसके आगे अगर हम बात करें मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ की अगर बात करें, तो मार्जिनल रिलीफ में देखो क्या होता है, मार्जिनल रिलीफ में मार्जिनल रिलीफ तब मिलती है जब सरचार्ज लगता है। मार्जिनल रिलीफ कब मिलती है, जब सरचार्ज मिलता है। इसके ऊपर हमने डिटेल में डिस्कशन किया था क्लास में। अगर सरचार्ज नहीं होगा तो मार्जिनल रिलीफ भी नहीं होगी, सरचार्ज नहीं होगा तो मार्जिनल रिलीफ भी नहीं होगी, ठीक है ना। ओके, अब मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, हमने बात की थी ना। मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको आपको एग्जाम्पल से मैंने समझाया था, मैंने हमने क्या किया था यहाँ पे, हमने किया था कि सर मान के चलो आपकी इनकम है, आपकी इनकम है 1 करोड़ 1 लाख रुपए, ठीक है ना। और मान के चलो आपके पास एक एक लिमिट दे रखी है उसने, लिमिट वो कौन सी लिमिट होती है जिसपे सरचार्ज नहीं लगता, 1 करोड़ सर, ठीक है ना। ओके, सो 1 करोड़ 1 लाख रुपए इनकम, इनकम 1 करोड़ ज्यादा चली गई एंड देयरफॉर सरचार्ज लग जाएगा, और इसके ऊपर सरचार्ज नहीं लगेगा, ठीक है जी। पहले निकालेंगे इसके ऊपर टैक्स, टैक्स मान के चलो 30%, डोमेस्टिक कंपनी की बात करें तो टैक्स कितना आ जाएगा सर, टैक्स आ जाएगा 30,30,000, करेक्ट है ना। यहाँ पे टैक्स कितना आ जाएगा, 30 लाख आ जाएगा। पहले तो हम टैक्स निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद सरचार्ज देखेंगे, सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। डोमेस्टिक कंपनी में हम जानते हैं सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाता है 1 करोड़ के बाद, तो सरचार्ज कितना आएगा यहाँ पे, सरचार्ज आएगा सर 7% का, ठीक है। ओके, 7%, इसका 7% कर देंगे, सो 7% कितना आएगा, 7% आएगा सर 30,30,000 का 7%, सो वी हैव 2,12,100, 212,212,100, ठीक है। इनका लगा दिया जाएगा टोटल, इन दोनों का टोटल कर दिया जाएगा, ठीक है जी। प्लस कर दूंगा मैं इसमें 30,30,000, सो ये आ जाएगा जी मेरे पास 32,42, 32,42, 100, ठीक है ना। तो ये मेरे पास आ गया, इधर सरचार्ज होगा नहीं, सरचार्ज होगा नहीं, इसका टोटल लगा दिया जाएगा, टोटल लगाने के बाद ये कितना आएगा, 30 लाख आएगा। वहां पे सरचार्ज क्यों नहीं, क्योंकि इनकम 1 करोड़ से 1 करोड़ तक है, वहां पे सरचार्ज नहीं होगा। अब देखो किसी की इनकम में क्या चेंज आया भाई, 1 करोड़ के मुकाबले 1 करोड़ पे तो सरचार्ज होता नहीं, हमने 1 करोड़ इसलिए लिया क्योंकि 1 करोड़ पे सरचार्ज नहीं होता, राइट। सो 1 करोड़ के मुकाबले उसकी इनकम बेचारे की केवल 1 लाख रुपए ज्यादा की, इनकम में केवल 1 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई, इनकम तो उसकी 1 करोड़ से केवल 1 लाख रुपए ज्यादा की, लेकिन देखो टैक्स में बहुत फर्क पड़ गया, क्योंकि एकदम से जोर का झटका लग गया, टैक्स उसका 2,42,100 से ज्यादा बढ़ गया। मतलब उसकी इनकम तो बेचारे की केवल 1 लाख रुपए बढ़ी है, लेकिन टैक्स उसका 2,42,000 रुपए का डिफरेंस आ गया। इनकम में डिफरेंस केवल 1 लाख रुपए, टैक्स में डिफरेंस 2,42,000। वो गवर्नमेंट को बोलता है सरकार ये 1 लाख रुपए इनकम रखने से मेरे को नुकसान हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने बोला हम आपको क्या दे देते हैं, रिलीफ देते हैं। अब रिलीफ कितने की मिलेगी, ये जो उसकी जो टैक्स का डिफरेंस है उसमें से इनकम का डिफरेंस माइनस करने के बाद उसको क्या दे दी जाएगी, रिलीफ दे दी जाएगी। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि माइनस हो जाएगी मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ माइनस हो जाएगी, विच इज 2,42,100 माइनस कर देंगे इनकम का डिफरेंस, टैक्स का डिफरेंस माइनस इनकम का डिफरेंस करते हैं हम इसमें। सो टैक्स का डिफरेंस माइनस इनकम का डिफरेंस करने के बाद आएगा 1,42,000, सॉरी 1,42,100 माइनस हो जाएगा एज ए मार्जिनल रिलीफ। बस ये माइनस करने के बाद हमारे पास कितना बचेगा, 31 लाख रुपए बचेगा सर। और लास्ट में इसमें हम जाके क्या ऐड कर देते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है, याद रहेगा। ऐसे करके हमने मार्जिनल लीफ की कैलकुलेशन की थी। सो मार्जिनल लीफ की कैलकुलेशन केवल तब होती है जब सरचार्ज होता है, जब क्या होता है, सरचार्ज। सरचार्ज के बाद भी हमेशा मार्जिनल लीफ नहीं होती, तो मार्जिनल लीफ का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ था, ठीक है। मिलेगी केवल तब
जब ये इनकम का डिफरेंस हमारा कम हो, टैक्स का डिफरेंस ज्यादा हो, तब जाके मार्जिनल लीफ मिलेगी। अगर उल्टा केस हो गया, इनकम का डिफरेंस ज्यादा हो गया और टैक्स का डिफरेंस कम है, तो मार्जिनल लीफ नहीं मिलेगी। ठीक है ना, राइट सर। अच्छा, उसके बाद ना ऑल्टरनेट टैक्स के रेट्स हैं, ऑल्टरनेट रिजीम ऑफ टैक्स है ना। टैक्स में कुछ ऑल्टरनेट रिजीम्स आए हैं, इंडिविजुअल्स के लिए बोला गया कि हम आपके लिए एक नया स्लैब लेके आए हैं, लेना चाहो तो ले सकते हो, ऑप्शनल ऑप्शनल ऑप्शनल। सेक्शन 115 बीएससी ने बोले थे नए टैक्स के स्लैब्स, ठीक है। तो पुराने टैक्स के स्लैब अभी भी हैं, पुराने टैक्स के स्लैब अगर आप डिडक्शन वगैरह क्लेम करते हो तो आप पुराने टैक्स के स्लैब ले सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी डिडक्शन वगैरह गिव अप कर देते हो, आप गवर्नमेंट से कोई डिडक्शन नहीं मांगते, कोई रिबेट वगैरह नहीं मांगते, तो उस केस में गवर्नमेंट आपको नए स्लैब दे सकती है। ठीक है ना, ओके। सो नए स्लैब वाली सेक्शन 115 बीएससी क्या बोलती है, उसने बोला भाई नए स्लैब पहली बात तो कुछ ऐसे होंगे, वही पहले 2.5 तक इसमें भी टैक्स नहीं लगेगा, फिर उसके बाद इसमें ना 2.5 में चेंज आएगा, 2.5 लाख रुपए मतलब 2.5 से 5, 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5, ऐसे करके 2.5 लाख रुपए का चेंज आएगा इनकम में। और जो टैक्स के रेट है उसमें 5-5% का चेंज आएगा, यानी कि पहले 0 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 10 आएगा, 15 आएगा, 20, ऐसे करके आपके टैक्स के रेट होंगे। देखो उसमें क्या था, उसमें तो पहले 2.5 पे टैक्स नहीं था, फिर 2.5 से 5 के बीच में जो टैक्स था, भाई जो इनकम आपकी 2.5 से ज्यादा थी उसके ऊपर 20% टैक्स था, यहाँ पे तो 5 है, यहाँ कितना है 5 है। सो नए स्लैब्स जो हैं उसमें आपको फायदा हो सकता है, लेकिन आपको नए और पुराने स्लैब में चेक करके देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है, नया स्लैब बेनिफिशियल है या पुराना स्लैब बेनिफिशियल है। नए स्लैब में लेकिन आपको एग्जाम्पशन रिडक्शन नहीं मिलेंगी, आपको एग्जाम्पशन रिडक्शन गवर्नमेंट को वापस देनी पड़ेगी, बिना एग्जाम्पशन रिडक्शन के आप इनको क्लेम कर सकते हो। और ये जो नए स्लैब हैं, ये सीनियर सिटीजन हो, वेरी सीनियर सिटीजन हो, उन सबके केस में 2.5 लाख ही लगेगा। देखो वैसे हमने नॉर्मल जो पुराने जो स्लैब थे वो सीनियर सिटीजन और वेरी सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख और 5 लाख के थे, लेकिन अगर वो नए स्लैब लेना चाहेंगे तो उनको भी 2.5 मिलेगा। मतलब यहाँ पे एज का क्राइटेरिया नहीं है प्लीज, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट ये बोलती है कि रिबेट जो आपको हम देते थे ना, रिबेट कि आपकी इनकम अगर 5 लाख से ज्यादा नहीं है और आप इंडिविजुअल हो और आप रेजिडेंट हो, तो वो रिबेट यहाँ पे मिल सकती है, रिबेट यहाँ पे भी मिल सकती है, नए स्लैब में भी आप रिबेट क्लेम कर सकते हो। सरचार्ज और हेल्थ सेस एज यूजुअल लगेगा, लेकिन एग्जाम्शन और डिडक्शंस आपको गिव अप करनी पड़ेंगी। जैसे जैसे आप अपनी एलटीसी नहीं लेंगे, आप एचआरए की डिडक्शन ले लेंगे, चैप्टर 6 की डिडक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीजें, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं लेंगे, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन नहीं लेंगे, प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी में बड़ी सारी डिडक्शन होती है वो नहीं लेंगे, डिडक्शन नहीं लेंगे तब जाके आपको ये मिल पाएगा। नए स्लैब और पुराने स्लैब के ऊपर हमने एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल क्लास में किया था, जिसमें हमने सीखा था कि नया स्लैब लेना चाहिए या पुराना स्लैब लेना चाहिए, ये उसको लेके था। ठीक है ना, राइट सर। डेफिनेशन ऑफ इनकम नहीं कर रहे, छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव रेजिडेंशियल स्टेटस। अब देखो रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में अगर हम बात करें तो हमने बात की थी कि भी जब तक अपने को रेजिडेंशियल स्टेटस पता नहीं चलेगा, यानी कि एज स्टेप 1, जब तक हमें रेजिडेंशियल स्टेटस पता नहीं चलेगा तब तक हम टैक्स लायबिलिटी नहीं निकाल पाएंगे। सो रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना पहला स्टेप होता है, ठीक है ना, ओके। क्योंकि हम जानते हैं जो इस देश में ज्यादा रहते हैं उनको ज्यादा टैक्स देना होता है, जो इस देश में कम रहते हैं उनको कम टैक्स देना होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, ओके। इस चीज को हमने सेक्शन 5 से सीखा था। सेक्शन 5 ने ये बोला था कि जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं, जो इस देश में सबसे ज्यादा रहते हैं, वो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। वो 8 जो केसेस होंगे उनमें से 7 केसेस में उनको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, ओके। जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं, जो ऑर्डिनरी से कम रहते हैं इस देश में, ठीक है ना, ओके, उनको 5 केसेस में टैक्स देना होता है। और जो नॉन रेजिडेंट होते हैं उनको 4 केसेस में टैक्स देना होता है। ये हमने एक टेबल से कंफर्म किया था अपने पास, सेक्शन 5 की जो टेबल थी उस टेबल में हमने इस चीज को सीखा था कि सबसे ज्यादा टैक्स लगता है वो किसके ऊपर लगता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के ऊपर, ठीक है ना, ओके। कहाँ है वो टेबल, ये रही वो टेबल, ठीक है। सो इस टेबल में हमने वही चीज सीखी थी कि भाई ऑर्डिनरी रेजिडेंट 8 में से 7 केसेस में टैक्स देगा, नॉट ऑर्डिनरी 5 में टैक्स देगा, और जो नॉन रेजिडेंट वो 4 में टैक्स देगा, ठीक है, ओके। सो एक चीज क्लियर होगी कि भाई रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि उसके बिना टैक्स नहीं पता चल पाएगा कि कितना टैक्स बनेगा, ठीक है जी। अब रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए ना हमने किया था एक एक प्रेजेंटेशन बनाई थी हमने, एक समरी बनाई थी। वो समरी में फटाफट से आती, ये रहा, देखो जी क्या है इसमें, क्या होता है ना कि रेजिडेंशियल स्टेटस उसमें इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल इंडिविजुअल या तो क्या होगा, रेजिडेंट होगा या फिर क्या होगा, नॉन रेजिडेंट होगा, या तो रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट। बेसिक कंडीशन पूरी कर दी
दोनों कंडीशन पूरी कर देगा तो भी रेजिडेंट, एक कंडीशन पूरी कर देगा तो भी रेजिडेंट, ठीक है। लेकिन अगर एक भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करेगा तो नॉन रेजिडेंट रहेगा। क्या रहेगा? नॉन रेजिडेंट, ठीक है जी, ओके। सो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का फैसला होने के बाद हम आगे चलेंगे। अगर वो रेजिडेंट हो गया तो हम ओआर और एनओआर चेक करेंगे, ठीक है ना, ओके। ओआर और एनओआर के लिए एडिशनल कंडीशन चेक करनी होती है। बेसिक कंडीशन भी दो होती है, एडिशनल कंडीशन भी दो होती है। अगर एडिशनल की दोनों कंडीशन पूरी कर देगा तो ओआर बनेगा, और अगर वो एक कंडीशन पूरी करता है, एक भी कंडीशन पूरी नहीं करता, तो फिर वो एनओआर रहेगा। क्या रहेगा? एनओआर, ठीक है जी। सो इंडिविजुअल, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट बेसिक कंडीशन से पता चलता है, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी एडिशनल से पता चलता है। बेसिक अगर दोनों पूरी कर देगा तो भी रेजिडेंट, एक पूरी कर देगा तो भी रेजिडेंट, एडिशनल दोनों पूरी कर देगा तो ओआर, अदरवाइज एनओआर, ठीक है जी। सिमिलरली अगर हम फॉर्म, अगर हम एचएफ फॉर्म, एलएलपी, एओपी और बीओआई और एजीपी के बारे में बात करें, सो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ये भी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, अगर इनका मैनेजमेंट कंट्रोल इंडिया में है, वेदर होली और पार्टली, तो ये बन जाएंगे रेजिडेंट। इसका मतलब इनका रेजिडेंशियल स्टेटस इनके मैनेजमेंट कंट्रोल पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, ओके। अगर मैनेजमेंट कंट्रोल इंडिया में है, होली और पार्टली, तो बन जाएंगे रेजिडेंट, नहीं तो फिर नॉन रेजिडेंट, ठीक है जी। उसके बाद अगर एचईएफ रेजिडेंट बन गया, एचईएफ रेजिडेंट बन गया तो एचईएफ को केवल आगे लेके चलेंगे। एचईएफ का कर्ता फिर चेक करना पड़ेगा। एचईएफ का कर्ता अगर अगर ये एडिशनल कंडीशन पूरी कर देगा, इंडिविजुअल वाली एडिशनल कंडीशन पूरी कर देगा, दोनों कंडीशन पूरी कर देगा, तो ये एचईएफ ओआर बन जाएगा। इसका मतलब ये है एचईएफ का ओआर और एनओआर बनना कर्ता के हाथ में होता है। अगर कर्ता दोनों कंडीशन पूरी कर देगा तो एचईएफ ओआर बन जाएगा, नहीं तो फिर एचईएफ क्या रहेगा? एनओआर, ठीक है जी। उसी तरह से डोमेस्टिक कंपनी हमेशा क्या होती है? रेजिडेंट होती है। हमेशा क्या होती है? रेजिडेंट होती है। फॉरेन कंपनी के बारे में बात करें, सो फॉरेन कंपनी में ना अपने को टर्नओवर देखनी होती है सबसे पहले तो उसने बोला कि भाई अगर फॉरेन कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम है, टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम है, तो नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी, ठीक है। सेकंड, अगर उसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है लेकिन उसका पीओईएम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इंडिया में नहीं है, ठीक है, बड़ी कंपनी वैसे हो लेकिन उसका पीओएम इंडिया में नहीं है, तो भी वो नॉन रेजिडेंट बनेगी। तो इसका मतलब फिर फॉरेन कंपनी रेजिडेंट कब बनेगी इंडिया में? उसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है एंड उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, टर्नओवर भी 50 करोड़ से ज्यादा और पीओएम भी इंडिया में, तो वो क्या बन जाएगी? रेजिडेंट बन जाएगी, ठीक है ना, ओके। उसके बाद बेसिक कंडीशन, जो हम इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, बेसिक कंडीशन, तो बेसिक कंडीशंस की अगर हम बात करें तो बेसिक कंडीशन कुछ ऐसे होती हैं। उसने बोला कि भाई अगर बेसिक कंडीशन दो होते हैं ना अपने पास, कितनी होती हैं? दो, हाँ। बेसिक कंडीशन उनसे बोला कि अगर वो इंडिया में प्रीवियस ईयर के दौरान, प्रीवियस ईयर में 182 दिन उससे ज्यादा रुक जाएगा तो वो रेजिडेंट बन जाएगा, ठीक है ना, ओके। ये तो थी प्रीवियस ईयर के बारे में, 182 दिन या उससे ज्यादा, ठीक है। फिर इसके बाद बी कंडीशन ये बोलती है कि भाई प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे ज्यादा प्लस पिछले 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रुक जाएगा तो भी रेजिडेंट बन जाएगा। प्रीवियस ईयर में 182 दिन रुक जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। प्रीवियस ईयर में 60 दिन प्लस पिछले 4 सालों का टोटल 365 दिन अगर हो जाएगा तो भी क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेजिडेंट, ठीक है जी। आगे एडिशनल कंडीशंस, बेसिक कंडीशन थी दो, दो में से एक पूरी कर देगा तो भी रेजिडेंट, दोनों पूरी कर देगा तो भी रेजिडेंट, ठीक है। एडिशनल कंडीशन की अगर बात करें तो दो होती है, ठीक है ना। उसने बोला कि अगर 10 प्रीवियस ईयर से पिछले 10 साल, सुनो, प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पिछले 10 साल, पिछले 10 सालों में अगर 2 साल इंडिया में रेजिडेंट बनेगा, तो एक तो ये बात बताई इसने। फिर उसने बोला कि प्रीवियस ईयर से पिछले 7 सालों में उसका इंडिया में स्टे जो है 730 दिन या उससे ज्यादा, अगर ये दोनों कंडीशन पूरी कर देगा, प्रीवियस ईयर से पिछले 10 सालों में 2 साल इंडिया में रेजिडेंट बन जाएगा, ठीक है ना, और प्रीवियस ईयर से पिछले 7 सालों में उसका टोटल इंडिया में रहने का 730 दिन या उससे ज्यादा बन जाएगा, तो ये माना जाएगा कि उसकी एडिशनल कंडीशन पूरी होगी। और अगर एडिशनल कंडीशन पूरी होगी तो उसको हम क्या मान लेंगे? ओ आर। क्या मान लेंगे? ओ आर, ठीक है जी। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ बेसिक कंडीशंस, बेसिक कंडीशन को कैसे अपने को चेक करना है, बिल्कुल ध्यान से, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी। इसमें क्या था? वो ये बोलता है नॉर्मल केस, इफ कंडीशन ऑफ 182 डेज पूरी कर दे या कंडीशन ऑफ 60 दिन प्लस 365 दिन पूरी कर दे या दोनों पूरी कर दे, तो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेजिडेंट, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल चेक एडिशनल कंडीशन, उसके बाद हम एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने पास एक एक्सेप्शनल केस था। एक्सेप्शनल केस था आने वाले जाने वाले, आने वाले जाने वाले, ठीक है जी। जाने वाले कौन? जो इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं इंप्लॉयमेंट के लिए। किसके लिए? इंप्लॉयमेंट आउटसाइड के लिए, ठीक है जी। उसके बाद आने वाले कौन? जो वैसे बाहर रहते हैं लेकिन इंडिया में घूमने के लिए आए हैं, है ना, अपने यारे प्यारे रिश्तेदारों से मिलने के लिए आए हैं, ठीक है। सो उसने बोला जाने वाले अगर इंडिया के सिटीजन हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया, और आने वाले अगर इंडिया के सिटीजन हैं या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के हैं, इंडियन मूल के, भारतीय मूल के हैं, ठीक है जी, ओके। ये दो केस, अगर ये दो, वैसे एक केस और भी था इसमें लेकिन फिर भी दो केस पे ध्यान देते हैं, तो आने वाले जाने वाले, अच्छा, जाने वाले कौन? सीओआई, सिटीजन ऑफ इंडिया। आने वाले कौन? सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। इनके केस में उसने बोला था
कि भाई 60 दिन वाली कंडीशन नहीं लगती, इसका मतलब उनके केस में केवल एक कंडीशन लगती है 182 दिन वाली। तो उसने बोला कि भाई इफ कंडीशन ऑफ 182 दिन सेटिस्फाइड तो वो रेजिडेंट बन जाएंगे, रेजिडेंट बन जाएंगे, याद रहेगा ना, राइट सर। आफ्टर दैट वी विल चेक द एडिशनल कंडीशन, उसके बाद हम एडिशनल कंडीशन पे जाएंगे। 60 प्लस 365 दिन वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं लगती, केवल 182 दिन वाली कंडीशन यहाँ पे लगती है। ये तो था पुराना, ठीक है। उसके बाद दो नए एक्सेप्शनल केस आए थे, दो नए एक्सेप्शनल केस हमारे पास आए थे, ठीक है। नाउ एक्सेप्शनल केस में पहला एक्सेप्शनल केस बोलता है कि अगर अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का, वो इंडिया को विजिट करता है, इंडिया में घूमने के लिए आता है। तो देखो यहाँ पे भी आने वाले क्या थे, घूमने के लिए, ये भी आने वाला है इंडिया में घूमने के लिए आ रहा है, ठीक है। वही सीओआई और पीओआई, ठीक है। उसने बोला इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स एक्सीड्स, जिसके पास इंडिया से भी इनकम है, वो है तो बाहर लेकिन उसके पास इंडिया से भी इनकम है, और वो इंडिया की इनकम उसकी 15 लाख रुपए से ज्यादा है। उसका स्टे अगर इंडिया में 120 दिन या उससे ज्यादा हो जाएगा, सुनो 120 दिन या उससे ज्यादा अगर हो जाएगा तो उसे हम एनओआर मान लेंगे। एनओआर सुनो, एनओआर मान के बात यहीं पे खत्म कर दी। इसने बोला अब हम उसको और कुछ चेक नहीं करेंगे कि वो ओआर है या नहीं है, सिर्फ एनओआर माना जाएगा और एनओआर मान के बात यहीं पे खत्म कर दी जाएगी, इसका स्टेटस फाइनल हो जाएगा। देखो नॉर्मल केस में क्या होता है, पहले हम ओआर और पहले हम रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट चेक करते हैं, रेजिडेंट होने के बाद हम ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी चेक करते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, इसने तो सीधा क्या बोल दिया कि अगर अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का है और उसकी इंडियन सोर्स की इनकम 15 लाख रुपए ज्यादा है और वो इंडिया में घूमने के लिए आता है और 120 दिन या उससे ज्यादा रुक जाता है, 120 दिन या उससे ज्यादा रुक जाता है, देखो 182 वाली बात भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, ओके, 120 दिन या उससे ज्यादा रुक जाएगा तो हम ये मान लेंगे कि वो क्या है, एनओआर, क्या मान लेंगे, एनओआर, ठीक है। दूसरा एक्सेप्शनल केस, उसने बोला कि अगर अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है, हैविंग इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स 15 लाख है उससे ज्यादा, सिटीजन ऑफ इंडिया के पास इनकम है इंडिया से 15 लाख है उससे ज्यादा, एंड ही इज नॉट लायबल टू टैक्स ऑन सच इनकम आउटसाइड इंडिया, और उस इनकम पे उसे इंडिया के बाहर कहीं पे भी टैक्स नहीं देना, ठीक है, ड्यू टू हिज डोमिसाइल एटसेट्रा, उसके डोमिसाइल वगैरह होने की वजह से उसे इस इनकम के ऊपर कहीं पे भी टैक्स नहीं देना, यानी कि ये वो इनकम है जो उसे इंडिया से है लेकिन उस इनकम के ऊपर बाहर उसे टैक्स नहीं देना, ठीक है। देन ही विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज एनओआर। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई कोई बात नहीं, अगर आपने इंडिया के सोर्स से इनकम कमाई है, आप रहते इंडिया के बाहर हो, ठीक है ना, ओके, तो इस इनकम पे अगर आप बाहर इंडिया के बाहर टैक्स नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, हमें टैक्स दे दो। गवर्नमेंट ने बोला हमें टैक्स दे दो और कोई एडिशनल कंडीशन चेक नहीं करनी, सीधा मान लेंगे एनओआर, ठीक है। डज डज ही विल नॉट डज ही विल नॉट फॉल इन दीज टू does he will not fall in these two exceptional where वो इन एक्सेप्शंस में फॉल नहीं होगा, कब, मतलब इन दो एक्सेप्शनल केस में फॉल नहीं होगा, कब, उसने बोला कि भाई हिज इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स इज लेस देन और इक्वल टू 15 लाख रुपए। इंडियन सोर्स की इनकम वाली बात दोनों में बता रखी थी ना कि भाई 15 लाख से ज्यादा इनकम होनी चाहिए इंडिया की और 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर वो एक्सेप्शनल केस में नहीं जाएगा, ठीक है जी। दूसरा, उसकी इनकम तो 15 लाख रुपए से ज्यादा है, उसकी इनकम तो इंडिया के सोर्स की 15 लाख रुपए से ज्यादा, बट हिज स्टे इन इंडिया इज लेस देन 120 दिन। भाई पहले एक्सेप्शन केस ने क्या बोला था, 15 लाख से ज्यादा इनकम और स्टे 120 दिन है उससे ज्यादा। उसने बोला कि इनकम तो 15 लाख से ज्यादा चाहिए लेकिन स्टे 120 दिन से कम रहेगा, तो भी नहीं लगेगा, ठीक है जी। और आगे उसने बोला एंड ही इज लायबल टू टैक्स ऑन सच इनकम आउटसाइड इंडिया, या फिर इस इनकम के उसे इंडिया के बाहर क्या देना है, टैक्स देना है, तो उस केस में फिर ये दो एक्सेप्शन केस उसके ऊपर नहीं लगेंगे, और एक्सेप्शन केस ना लगने का मतलब उसको इसके ऊपर टैक्स नहीं देना, ठीक है ना, ओके। ये यहाँ पे बताया था। इंडियन ओरिजिन का कौन होता है, इंडियन ओरिजिन का वो होता है जो जो या तो खुद या जिसके पेरेंट्स या जिसके ग्रांड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों, या तो वो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रांड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों। इसका मतलब उनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 15 अगस्त 1947 से पहले होना चाहिए। 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया का डिवीजन नहीं हुआ था, ठीक है ना। उसने बोला या तो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रांड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, इंडिया हमने कर लिया था। इंडिया का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, इंडिया का मतलब होता है इंडिया की धरती और इंडिया का पानी, 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है वो भी इंडिया माना जाता है। इसका मतलब अगर आप 12 नॉटिकल माइल के अंदर भी हैं तो भी माना जाएगा कि आप इंडिया में हो, ठीक है ना, राइट सर। ये हमने सब कर लिया, ये हमने सब कर लिया। फॉरेन कंपनी का केस भी हमने कर लिया। फॉरेन कंपनी की कंडीशन अब नहीं कर रहे क्योंकि इसको करने के लिए अपने पास अभी इतना टाइम नहीं बचा। हमने बस ये देखना था कि फॉरेन कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ वाली जो बात थी वो इंपॉर्टेंट थी, ओके।
उसके बाद ये जो टेबल थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 5 वाली टेबल, जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स। अब ये इंसिडेंस ऑफ टैक्स वाली टेबल ये बोलती है कि भाई जो ओआर है, जो कौन है, ओआर है, ठीक है, जो एनओआर है और जो एनआर है, उनके केस में इस 8 इनकम्स में से एक बार चेक करते हैं कि कौन सी इनकम पे इनको टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। इसने बोला सबसे पहले, अगर कोई इनकम इंडिया में रिसीव हो गई, फिर उसको कहीं पे भी कमाया गया हो, अगर कोई इनकम इंडिया में रिसीव होगी और पहली बार रिसीव होना, पहली बार इंडिया में टप्पा खाया है उस इनकम ने, अगर इनकम पहली बार इंडिया में रिसीव हो गई, तो वो इनकम चाहे ओआर की हो, चाहे एनओआर की हो, चाहे एनआर की हो, तीनों में टैक्सेबल, तीनों में टैक्सेबल, ठीक है। इनकम डीम टू बी रिसीव, वो इनकम जिसको इंडिया में डीम टू बी रिसीव मान लिया गया, मतलब आई नहीं लेकिन उसे मान लिया गया कि वो आ गई, ठीक है जी। सेक्शन 7 ने वो केसेस बता रखे थे, हमने डिटेल में क्लास में कर लिया था, वो भी ओआर में भी टैक्सेबल, एनओआर में टैक्सेबल और एनआर में भी टैक्सेबल, ठीक है। उसके बाद वो इनकम जिसे आपने इंडिया में कमाया है, चाहे आपने फिर उसे रिसीव कहीं पे भी किया हो, इनकम को इंडिया में अगर आपने कमा लिया, इंडिया की धरती से कमा लिया, तो ओआर में भी टैक्सेबल, एनओआर में टैक्सेबल और एनआर में भी टैक्सेबल। भाई तीनों के केस में टैक्सेबल, आपका कुछ भी स्टेटस हो आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपने उस इनकम को इंडिया की धरती से कमाया है, और ऊपर क्योंकि आपने उस इनकम को इंडिया की धरती पर रिसीव किया है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, कमाया है टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी उस इनकम को इंडिया में कमाया गया माना जाएगा, डीम टू हैव बीन अक्रू हो गया, सेक्शन 9 लगी, तो भी टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, तीनों के केस में टैक्सेबल। इसका मतलब पहले 4 पॉइंट तीनों में टैक्सेबल होते हैं, रिसीव्ड तीनों में टैक्सेबल, डीम टू बी रिसीव्ड तीनों में टैक्सेबल, अक्रूड तीनों में टैक्सेबल, डीम टू बी अक्रूड तीनों में टैक्सेबल, याद रहेगा ना, ठीक है। पांचवां पॉइंट जो था, पांचवें पॉइंट ने क्या बोला था सर, पांचवें पॉइंट ने ये बोल रखा था कि अगर कोई इनकम इंडिया में ना तो रिसीव हुई ना ही कमाएगी, मतलब इनकम अभी तक तो क्या हो रहा था, या तो इनकम इंडिया में रिसीव हो रही थी या फिर उसको इंडिया में कमाया जा रहा था, लेकिन अब की बार दोनों बाहर, इनकम रिसीव्ड बाहर, कमाई गई बाहर, बाहर ही हुआ सब कुछ, लेकिन किसी बिजनेस से है जो इंडिया से कंट्रोल होता है, या किसी प्रोफेशन से है जो इंडिया में सेटअप है। इनकम रिसीव्ड बाहर, कमाई गई बाहर, ठीक है, बिजनेस से जो इंडिया से कंट्रोल होता है, या प्रोफेशन से जिसका सेटअप इंडिया में है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक तो इंडिया में, तार तो इंडिया से जुड़े हैं, नेक्सस इंडिया में है, और अगर नेक्सस इंडिया में है तो ओआर को टैक्स देना पड़ेगा, एनओआर को भी टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन नॉन रेजिडेंट टैक्स नहीं देगा, नॉन रेजिडेंट केस में टैक्सेबल नहीं होता, नॉन रेजिडेंट केस में केवल पहले 4 पॉइंट टैक्सेबल होते हैं, ठीक है। आगे, रिसीव्ड भी बाहर, कमाई की भी बाहर, इनकम रिसीव्ड भी बाहर हुई, कमाई भी बाहर गई, बिजनेस भी बाहर से कंट्रोल होता है, प्रोफेशन भी बाहर से कंट्रोल होता है, अब की बार सब कुछ बाहर, इंडिया से कोई भी नेक्सस नहीं है, कोई भी नेक्सस नहीं है, सो टैक्स केवल ओआर देगा। अब ओआर क्यों टैक्स देगा, गवर्नमेंट बोलती है क्योंकि आप इस देश में रहते हो, आप देश में रहोगे तो आप कहीं से भी इनकम कमा लो, चाहे उसका इंडिया से नेक्सस हो या ना हो, आपको इस देश में भागीदारी निभानी पड़ेगी, आपको टैक्स देना पड़ेगा, एंड देयरफॉर टैक्सेबल। लेकिन ये दोनों टैक्स नहीं देंगे, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, ठीक है जी। उसके बाद अदर इनकम, कोई और इनकम, अभी तक तो इनकम क्या थी, पॉइंट नंबर 5 और 6 में पीजी पैड की इनकम थी, बिजनेस की इनकम थी, अब कोई और हेड की इनकम, वैसा ही पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6 जैसा, लेकिन कोई और हेड की इनकम, उसने बोला रिसीव्ड बाहर, कमाई गई बाहर, और जिस सोर्स से कमाई गई वो सोर्स भी इंडिया के बाहर, सब कुछ इंडिया के बाहर, फिर से यही टैक्स देगा क्योंकि इस देश में रहता है, टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, दोनों में टैक्स नहीं लगता, ठीक है। आठवां केस ने बोल रखा था कि कोई इनकम पिछले सालों में, सुनो प्रीवियस ईयर में नहीं, प्रीवियस ईयर से पिछले सालों में इंडिया के बाहर कमाई थी, और प्रीवियस ईयर से पिछले सालों में आपने उसको इंडिया के बाहर रिसीव कर लिया था, उस इनकम को अगर आप प्रीवियस ईयर के दौरान इस साल इंडिया में रेमिटेंस कर रहे हो, हम उसको रेमिटेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो इनकम इंडिया के बाहर रिसीव हो चुकी है, ठीक है, इस साल में बस उसे इंडिया में केवल लाया भर जा रहा है, तो उस इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं देता, उस इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं देगा, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। इसका मतलब ये वो है जो पिछले सालों में आपने इनकम कमाई थी इंडिया के बाहर, पिछले सालों में आपने उसे इंडिया के बाहर रिसीव किया था, और आप इस साल में उस इनकम को केवल इंडिया में लेके आ रहे हो। सुनो, पिछले सालों में उस पर टैक्स लगा था या नहीं लगा था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस साल में लेकिन टैक्स नहीं लगेगा, इस साल में लेकिन टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है ना, ये अपने को याद होना चाहिए। ऐसी ही टेबल कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई की किस्म दे रखी है, हम जानते हैं ये जो लोग होते हैं इनमें ओआर नहीं, इसमें ओआर और एनओआर नहीं होता, इसमें केवल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट होता है, तो इनकी टेबल थोड़ी सी छोटी थी, हमने कर ली थी। उसके बाद था सेक्शन 7 नहीं कर रहे हम, सेक्शन 9 पे आते हैं सीधा। सेक्शन 9 ने क्या बोला था, इनकम डीम टू हैव बीन अक्रू अराइज इन इंडिया, वो इनकम जिसे इंडिया में अक्रू अराइज माना जाता है, सेक्शन 9 ने वो केसेस बताए थे, ठीक है ना, ओके। और अगर उस इनकम को इंडिया में डीम टू हैव बीन अक्रू अराइज माना जाएगा तो ऊपर लिखा हमने टैक्सेबल हो जाएगी वो इनकम, सबके केस में, ओआर हो, एनओआर हो, एनआर हो, सबके केस में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। तो कौन सी इनकम, उसने बोला इनकम इंडिया के बाहर कमाएगी, लेकिन अगर उस इनकम का नेक्सस इंडिया में हो गया, क्यों, क्योंकि दैट इनकम इज थ्रू और फ्रॉम अ बिजनेस कनेक्शन इंडिया,
बिजनेस कनेक्शन इंडिया से, इनकम तो आप बाहर कमा रहे हो लेकिन उसका बिजनेस कनेक्शन अगर इंडिया में है तो वो केस प्रॉपर्टी इन इंडिया, सोर्स इन इंडिया, कैपिटल एसेट इन इंडिया, तो उस केस में वो इनकम इंडिया में भी अक्रूराइज मानी जाएगी। आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी, सर अगर ऐसा हो गया तो दो देशों में टैक्स लगेगा, डबल टैक्स लगेगा। जब डबल टैक्स लगता है तो डीटी की रिलीफ मिलती है। क्या मिलती है? डीटी की रिलीफ। ठीक है जी, ओके। आगे सैलरी की इनकम। सैलरी की इनकम जो होती है, आप जहां पे जॉब करते हो वहीं पे अक्रूराइज होती है, जहां पे आप जॉब करते हो वहीं पे अक्रूराइज होती है। लेकिन जो गवर्नमेंट इंप्लॉइज होते हैं, कौन होते हैं? गवर्नमेंट इंप्लॉइज। गवर्नमेंट इंप्लॉइज केस में उसने बोला था, गवर्नमेंट इंप्लॉय अगर इंडिया के बाहर भी जॉब करेगा, गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के लिए इंडिया के बाहर बैठ के भी जॉब करेगा, अगर वो इंडिया का सिटीजन है तो उसकी इनकम को इंडिया में अक्रूराइज माना जाता है। ध्यान से सुनना, बैठा बाहर है, बैठा इंडिया के बाहर है लेकिन फिर भी उसकी इनकम को इंडिया में अक्रूराइज माना जाता है। डिविडेंड की इनकम इंडियन कंपनी जो देती है उसे डीम टू हैव बीन अक्रूराइज माना जाता है। इंटरेस्ट, रॉयल्टी, टेक्निकल फीस, अगर अगर ये इंटरेस्ट, रॉयल्टी और टेक्निकल फीस को पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट है तो इनके ऊपर सेक्शन 9 लगेगी, डीम टू हैव बीन अक्रूराइज माना जाएगा। अगर ये पेमेंट करने वाला कोई इंडिया का रेजिडेंट है और वो इन पेमेंट्स को करता है, ठीक है, किसी नॉन रेजिडेंट को, तो भी सेक्शन 9 लग जाएगी, इनको डीम टू हैव बीन अक्रूराइज माना जाएगा। लेकिन सुनो, अगर कोई रेजिडेंट इन पेमेंट्स को करता है किसी नॉन रेजिडेंट को इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज बिजनेस जो कि आउटसाइड इंडिया है, मतलब ये तीन पेमेंट करने वाला कौन है? ये है ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंट अगर ये तीन पेमेंट करेगा किसी को, ठीक है, किसी इंडिया के बाहर के बिजनेस के कंटेक्स्ट में, उसने इंडिया के बाहर लोन लेके उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट नॉन रेजिडेंट को पे किया है, तो इंडिया के बाहर हो गया ना भाई, ठीक है, पेमेंट करने वाला तो इंडिया में बैठा हुआ है, बट उसने उस पैसे को यूज तो नहीं किया ना इंडिया में, राइट? वो जो रॉयल्टी दे रहा है वो इंडिया के बाहर के बिजनेस के लिए दे रहा है। तो अगर ऐसा केस हो गया तो फिर इसके ऊपर सेक्शन 9 नहीं लगेगी। ठीक है जी। उसके बाद अगर कोई नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करता है, ये तीन पेमेंट नॉन रेजिडेंट को करता है, तो उस केस में केवल एक केस में सेक्शन 9 लगेगी, अगर वो नॉन रेजिडेंट जिसने लोन वगैरह ले रखा है उसने उस पैसे को इंडिया में लगा दिया हो, उस पैसे को इंडिया में लगा दिया हो। इसको हमने डिटेल में जाके भी किया था, एक बार फिर से आएगा तो दोबारा से करेंगे, ठीक है, ओके। सो इंटरेस्ट, रॉयल्टी, टेक्निकल फीस के ऊपर भी सेक्शन 9 लग जाती है इन सर्टेन केसेस। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि अगर है इनकम, इनकम ऑफ द नेचर रेफर टू इन सेक्शन, यानी कि गिफ्ट मिला है किसी को, क्या मिला है? गिफ्ट। गिफ्ट, ठीक है जी, ओके। सम ऑफ मनी पेड और द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, इंडिया की कोई प्रॉपर्टी का गिफ्ट मिला है किसी को, ठीक है, इस डेट के बाद, ठीक है, बाय अ पर्सन रेजिडेंट इंडिया टू अ पर्सन आउटसाइड इंडिया, इंडिया का कोई बंदा इंडिया के बाहर के किसी पर्सन को अगर गिफ्ट कर देता है, देखो गिफ्ट लेने वाला कहां बैठा है? इंडिया के बाहर। गिफ्ट देने वाला कहां बैठा है? इंडिया में, राइट? सो उसने बोला कि अगर ऐसा केस हो गया तो उसके ऊपर भी सेक्शन 9 लग जाएगी, क्योंकि ये जो गिफ्ट है ना, ये गिफ्ट रिसीव करने वाले के हाथ में टैक्स नहीं लग रहा है इसके ऊपर। गिफ्ट रिसीव करने वाला क्योंकि कहां बैठा है? इंडिया के बाहर बैठा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा था, लेकिन अब लग गया, अब लग गया, सेक्शन 9 में इसको कवर कर लिया गया है। ठीक है जी। तो अगर इंडिया के बाहर बैठ के भी आप इंडिया से गिफ्ट लेंगे तो भी उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में एग्जांपल्स कर करके सारी की सारी चीजें सीखी थी। उसके बाद उसके बाद ये था, उसके बाद यहां पे हमने किया था यस, बिजनेस कनेक्शन क्या होता है? बिजनेस कनेक्शन का मतलब होता है चार एक्टिविटी। बिजनेस कनेक्शन का मतलब होता है चार एक्टिविटी, और वो चार एक्टिविटी क्या थी? अगर अगर उस नॉन रेजिडेंट का एजेंट, उसके पास क्या है? अथॉरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट, अपने नॉन रेजिडेंट के लिए अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करता है तो नॉन रेजिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। मतलब अगर उसका एजेंट उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट को क्या करता है? कंक्लूड करता है, तो उसका इंडिया में क्या बन जाएगा? बिजनेस कनेक्शन। ठीक है, वो एजेंट जो है उसके लिए स्टॉक मेंटेन करता है, इन्वेंट्री रखता है, ठीक है ना, तो भी उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में बन जाएगा। वो जो एजेंट है वो उसके लिए ऑर्डर्स लेता है लोगों से, ऑर्डर्स, सिक्योर्स ऑर्डर्स, ठीक है, तो उस केस में भी उस नॉन रेजिडेंट का इंडिया बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा। या उसने फिर लास्ट में बोला कि वो जो एजेंट है, ही प्लेज अ प्रिंसिपल रोल, मतलब सामने तो नॉन रेजिडेंट आया हुआ है लेकिन पीछे बैकएंड में काम करने वाला कौन है? वो प्रिंसिपल, वो एजेंट है। सामने तो नॉन रेजिडेंट आया हुआ है, प्रिंसिपल आया हुआ है, लेकिन पीछे बैकएंड में काम कौन कर रहा है? वो एजेंट। तो उस केस में भी ये माना जाएगा कि उस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में क्या है? बिजनेस कनेक्शन है। सो चार केस है अपने पास। चार केस क्या थे भाई? वो उसके लिए ऑर्डर सिक्योर करता है, वो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स कंक्लूड करता है, वो उसके लिए इन्वेंटरी मेंटेन करता है, या ही प्लेज अ प्रिंसिपल रोल लीडिंग टू कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बाय नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट ने कॉन्ट्रैक्ट्स को कंक्लूड किया है, बट उसमें जो प्रिंसिपल रोल प्ले किया है वो एजेंट ने किया। अगर ऐसा हो गया तो उस केस में इसने बोला कि भाई हम ये मान लेंगे कि उस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में क्या है? बिजनेस कनेक्शन है। उसके बाद उसने बोला इनकम डीम टू हैव बीन अक्रूराइज विल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशंस इन इंडिया। ठीक है, वो अपने को पता है। फिर उसके बाद एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस वाला पॉइंट आया है। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस वाला पॉइंट ये बोलता है कि देखो अब क्या है ना, आजकल सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है, डिजिटल है सब कुछ, बिजनेस भी डिजिटल हो गया, ठीक है। सो गवर्नमेंट को ये पता है कि आजकल ना
फिजिकल प्रेजेंस तो होती नहीं लोगों की। इंटरनेट के थ्रू लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं और इंटरनेट के थ्रू इंडिया से इनकम कमा के लेके जाते हैं। इंडिया के यूजर्स को क्या करते हैं, अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रजिस्टर करते हैं और उन यूजर्स के डेटा को यूज करते हैं। तो आजकल इस टाइप का बिजनेस चल रहा है। फेसबुक इज डूइंग दिस फॉर ईयर्स नाउ, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अगर अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कोई इंडिया में ट्रांजैक्शन करता है इंक्लूडिंग डेटाबेस डाउनलोड एटसेट्रा, बैठा नहीं है इंडिया में उसकी प्रेजेंस नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस गवर्नमेंट को लगती है, इनकम नहीं कमा रहा वो इंडिया में, लेकिन फिर भी अगर वो ट्रांजेक्शन करता है विच एक्सीड्स 2 करोड़, अगर वो 2 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजेक्शन हैं तो, या फिर वो यूजर्स के साथ इंटरेक्शन करता है, इंडिया में 3 लाख से ज्यादा के सब्सक्राइबर्स हैं, तो उसके उसमें गवर्नमेंट ने उसको बोला कि उसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में माना जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो उस सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस की वजह से अगर वो इंडिया के बाहर जाके कहीं पे भी इनकम पाएगा तो उस इनकम की वजह से उसका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन बनेगा और उसे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है बिजनेस कनेक्शन के अपने पास कितने पॉइंट हो गए सर? बिजनेस कनेक्शन के हमारे पास हो गए 4 पॉइंट ऊपर। 4 पॉइंट ऊपर थे, कौन से थे? अगर उसका एजेंट उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है, उसका एजेंट उसके लिए इन्वेंटरी मेंटेन करता है, उसका एजेंट उसके लिए ऑर्डर सिक्योर करता है, उसका एजेंट प्लेज अ प्रिंसिपल रोल, ठीक है जी, और उसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में है, ठीक है जी। कब मानेंगे? जब उसकी इंडिया में ट्रांजेक्शन 2 करोड़ ज्यादा है और उसके इंडिया में सब्सक्राइबर्स 3 लाख है, उससे ज्यादा है। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस होने की वजह से इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद यही सब कुछ इसमें दे रखा था। एक्सेप्शन, हाँ एक्सेप्शन क्या था? बिजनेस बिजनेस कनेक्शन में कुछ एक्सेप्शन थे। वो एक्सेप्शन ये थे कि भाई अगर ये एजेंट जो है अगर ये इंडिपेंडेंट स्टेटस का है तो बिजनेस कनेक्शन नहीं बनता। इंडिपेंडेंट स्टेटस का अगर वो एजेंट होगा तो उस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया में न्यूज और व्यूज कलेक्ट करके लेके जा रहा है और उस न्यूज और व्यूज को इंडिया के बाहर जाके चलाता है और उससे एडवर्टीजमेंट का रेवेन्यू कमाता है तो भी उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं बनता, ठीक है। और लास्ट में उसने बोला अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया में आके शूटिंग ऑफ सिनेमाटोग्राफी फिल्म्स करता है, इंडिया में आके फिल्मों की शूटिंग करता है, तो उसका भी इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं बनता, ठीक है ना। बिजनेस कनेक्शन उन केसेस में नहीं बनता, ठीक है। 9A को छोड़ते हुए, इसको छोड़ते हुए क्लास में हमने इसको कर लिया था। वैसे इंटरेस्ट और रॉयल्टी और टेक्निकल फीस को लेके हमने ये पॉइंट बना रखा था। देखो ये रहा, तीनों के लिए इंटरेस्ट, रॉयल्टी और टेक्निकल फीस के लिए कैसे था। उसने बोला एक नॉन रेजिडेंट है, ये नॉन रेजिडेंट रेसिपिएंट है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर इसको इंडियन गवर्नमेंट पेमेंट करेगी, इंडियन गवर्नमेंट पेमेंट करेगी तो इसके ऊपर सेक्शन 9 लगेगी नॉन रेजिडेंट के ऊपर, क्योंकि उसको इंडिया से पेमेंट आ रही है, चाहे वो इंटरेस्ट की हो, रॉयल्टी हो, टेक्निकल फीस हो, सब सेम रूल है। उसके बाद अगर इस नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करने वाला कोई रेजिडेंट है, ये रेजिडेंट पेमेंट करेगा, ठीक है जी। तो उसने बोला रेजिडेंट जब इसको पेमेंट करेगा तो हमेशा सेक्शन 9 लगेगी, हमेशा सेक्शन 9 लगेगी। लेकिन कब नहीं लगेगी? नहीं लगेगी अगर अगर इस रेजिडेंट ने उस पैसे को इंडिया के बाहर यूज कर लिया। भाई जो पैसा इससे लिया था इसने, रेजिडेंट ने, उस पैसे को इसने इंडिया के बाहर यूज कर लिया, या उसने बोला कि भाई ये जो रॉयल्टी वगैरह पे की जा रही है, ये इसका कोई बिजनेस इंडिया के बाहर वाला बिजनेस है। कहने का मतलब ये था कि ये इसको पेमेंट तो कर रहा है, पेमेंट तो एक रेजिडेंट कर रहा है नॉन रेजिडेंट को, बट वो पेमेंट जा रही है बाहर के किसी बिजनेस के कंटेक्स्ट में, तो उस केस में सेक्शन 9 नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, ठीक है ना। ओके, आगे उसने बोला नॉन रेजिडेंट, अब की बार पेमेंट करने वाला नॉन रेजिडेंट, पहले गवर्नमेंट पे करेगी सेक्शन 9 लगेगी, रेजिडेंट पे करेगा सेक्शन 9 लगेगी, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है जी। उसके बाद एक नॉन रेजिडेंट पेमेंट करेगा, अब की बार पेमेंट रिसीव करने वाला भी नॉन रेजिडेंट, पेमेंट करने वाला भी नॉन रेजिडेंट। उसने बोला सेक्शन 9 नहीं लगेगी, नहीं लगेगी सेक्शन 9, लेकिन कब लगेगी? अगर अगर ये नॉन रेजिडेंट उससे लिया हुआ पैसा इंडिया में यूज कर लेगा तो फिर सेक्शन 9 लग जाएगी, ठीक है ना, याद रहेगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ एक नॉन रेजिडेंट को गवर्नमेंट पेमेंट करेगी सेक्शन 9 लगेगी, रेजिडेंट पेमेंट करेगा सेक्शन 9 हमेशा लगेगी, लेकिन अगर ये रेजिडेंट उस पैसे को बाहर यूज करेगा तो नहीं लगेगी, ठीक है। इसको पेमेंट करने वाला नॉन रेजिडेंट, सेक्शन 9 नॉर्मली नहीं लगती, लेकिन अगर इस नॉन रेजिडेंट इंडिया में पैसे को यूज कर लिया तो सेक्शन 9 लग जाएगी, याद रहेगा, राइट सर। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्ड इनकम्स। अगर हम एग्जाम्ड इनकम्स की बात करें तो एग्जाम्ड इनकम्स में से कुछ 2-3 नंबर का तो पूछना चाहिए मेरे हिसाब से। हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम इंडिया से होनी चाहिए। कहां से होनी चाहिए? इंडिया से। अगर हमारे पास एग्रीकल्चर इनकम इंडिया के बाहर से आ रही है तो उस एग्रीकल्चर इनकम को क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। एचईएफ के जो फैमिली मेंबर्स के हाथ में जो एचईएफ की इनकम का बंटवारा होगा, राइट, सो एचईएफ को क्योंकि एचईएफ उसके ऊपर टैक्स दे देता है तो उस इनकम के ऊपर उसके फैमिली मेंबर्स दोबारा से टैक्स नहीं देते। एक फर्म जब अपने पार्टनर्स की जो प्रॉफिट का बंटवारा करती है तो प्रॉफिट शेयर के ऊपर क्योंकि फर्म ने ऑलरेडी टैक्स दे दिया तो उसके ऊपर पार्टनर्स दोबारा से टैक्स नहीं देते। एनआरई अकाउंट जो होता है नॉन रेजिडेंट का, इंडिया में जो नॉन रेजिडेंट अकाउंट होता है, राइट, उसके ऊपर जो उसे इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता।
उसके बाद इसको छोड़ते हुए, ये क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कशन कर लिया था, इन सबको छोड़ते हुए, क्योंकि हम बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा रहे हैं यहाँ पे। एलटीसी सैलरी में हो जाएगा, ग्रेचुइटी वगैरह सैलरी में हो जाएगा, ठीक है। यस, ये करते 1010D। अच्छा, 1010D ये बोलता है कि अगर आपके पास इंश्योरेंस से पैसा मिलता है, इंश्योरेंस की आपके पास रिसीट आती है, जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो इंश्योरेंस की पॉलिसी वगैरह जब मैच्योर हो जाती है तो हमें पैसा मिलता है, राइट। सो जब इंश्योरेंस की रिसीट आती है, उस इंश्योरेंस की रिसीट पे नॉर्मली टैक्स नहीं लगता, लेकिन हाउएवर द फॉलोइंग सम्स आर नॉट एग्जाम्ड, लेकिन इन पे टैक्स लगता है। सो नॉर्मली इंश्योरेंस की रिसीट्स पे टैक्स नहीं लगता, नॉर्मल रूल ये बोलता है, बट इन पे लगता है। कब लगता है? उसने बोला कि भाई अगर अगर वो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी है, टैक्स लगेगा, ठीक है। या फिर सम एश्योर्ड के 15% से ज्यादा का प्रीमियम अगर दे रहे हैं आप, तो भी उस केस में टैक्स लगेगा। या फिर सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा का प्रीमियम अगर आप दे रहे हैं तो भी टैक्स लगेगा। सुनो, 10% होता है नॉर्मल केस में, सम एश्योर्ड का मतलब होता है जितना इंश्योरेंस का, जितने का वो इंश्योरेंस है, जितना मिस हैपनिंग पे मिलेगा, उस सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा अगर आप प्रीमियम पे करते हो तो आपकी रिसीट टैक्सेबल होगी। अगर वो हैंडीकैप्ड है तो उसमें 15% की लिमिट है। कितने की लिमिट है? 15% की, ठीक है जी। उसके बाद इसमें ना थोड़े से चेंजेस और हुए हैं, और वो चेंजेस क्या है? उसने बोला है कि भाई फर्स्ट प्रोविजन में बोला कि प्रोविजंस ऑफ पॉइंट नंबर सी शैल नॉट अप्लाई टू एनी सम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन, ठीक है। अगर डेथ के केस में पैसा मिलता है तो फिर ये ऊपर वाले प्रोविजन नहीं लगेंगे, इसका मतलब उस केस में वो एग्जाम्ड ही रहेगा। क्या रहेगा? एग्जाम्ड रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद उसने बोला नीचे, फॉर द डिसेबल्ड पर्सन द लिमिट ऑफ 15%, ठीक है, वो तो हमने कर लिया था। फोर्थ प्रोविजन, फिफ्थ प्रोविजन ये ऐड हुए थे, इनके बारे में बात करें। इसने बोला कि दिस एग्जाम्पशन शैल नॉट अप्लाई, ये एग्जाम्पशन नहीं लगेगी यूलिप्स पे। यानी कि अभी तक हम क्या बोल रहे थे, जो इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा वो टैक्स फ्री होता है, लेकिन कुछ इंश्योरेंस के पैसे टैक्सेबल होते हैं। यानी कि एक तो क्या होता है, अगर वो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा है, टैक्स लगेगा उसके ऊपर, ठीक है ना। ओके, उसने फिर क्या बोला, सम एश्योर्ड के 10% 15% ज्यादा का प्रीमियम तो भी टैक्स लगेगा। अब उसने नीचे बोला यूलिप्स पे भी टैक्स लगेगा। किस पे टैक्स लगेगा? यूलिप्स। अगर आप यूलिप्स के लिए प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पे करते हो, कितने ज्यादा? 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का प्रीमियम अगर आप यूलिप्स पे करते हो, तो आपको यूलिप्स पे जो रिसीट मिलेगी उस पे टैक्स लगेगा, उस पे टैक्स लगेगा, ठीक है ना। ओके, aggregate amount of premium whereof does not exceed 2,50,000 से बोला, if the premium is payable by a person for more than one ULIPs, अगर एक से ज्यादा ULIPs उसने खरीद रखी हैं और उनके लिए प्रीमियम जाता है, the exemption shall apply only with respect to those ULIPs the aggregate premium whereof does not exceed, वो कह रहे हैं उन ULIPs पे तो फिर भी एग्जाम्पशन मिल जाएगी आपको जिनमें आपका प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, लेकिन वो ULIPs जहां पे आपका प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है उसमें आपको एग्जाम्पशन नहीं मिल पाएगी। आपको उस यूलिप की प्रोसीड्स के ऊपर जो आपके पास पैसा आएगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। सो ये उसने यहाँ पे अपने को बताया था। फिर उसके बाद एचआरए वेचआरए सब आगे आ जाएगा अपने पास, ठीक है। ये यूलिप्स के ऊपर एग्जांपल दे रखा था हमने क्लास में, बहुत डिटेल में इसके बारे में चर्चा कर ली थी। उसके बाद जो स्कॉलरशिप्स मिलती है, क्या मिलती है स्टूडेंट्स को? जो स्कॉलरशिप्स मिलती है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, ठीक है। एमपी एमएलएज के जो डेली अलाउंस मिलते हैं और उनको जो कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस मिलते हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं नहीं लगता, ठीक है जी। ये जो अपने को अवार्ड्स मिलते हैं, लाइक गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, राइट, उसमें पैसे भी मिलते हैं, टैक्स नहीं लगता, ठीक है। अगर पेंशन मिलती है, फैमिली पेंशन मिलती है किसी को, किसी लेट्स से किसी की आर्मी ऑपरेशंस के दौरान डेथ हो जाती है, और आर्मी ऑपरेशन के दौरान डेथ होने के बाद अगर उसकी फैमिली को पेंशन मिलती है तो उस पेंशन के ऊपर टैक्स नहीं लगता, ठीक है जी। उसके बाद बाकी कुछ और भी अवार्ड्स दे रखे थे, उसने बोला परमवीर चक्र, ठीक है, महावीर चक्र, ये जो चक्र होते हैं, राइट, इसके केस में क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं, उस पर भी टैक्स नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद लोकल अथॉरिटी की इनकम पे टैक्स नहीं लगता, एक्स रूरल के एक मकान के ऊपर टैक्स नहीं लगता, एक्स रूरल का एक मकान पे टैक्स नहीं लगता, न्यूज एजेंसीज पे टैक्स नहीं लगता, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशंस पे टैक्स नहीं लगता। उसके बाद सर्टेन इंस्टीट्यूशंस, कुछ इंस्टीट्यूशंस की इनकम पे टैक्स नहीं लगता, राइट। यानी कि जैसे उसने क्या बोला, उसने बोला प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ये जो फंड बना रखे इन फंड्स की इनकम पे टैक्स नहीं लगता। यूनिवर्सिटीज पे टैक्स नहीं लगता अगर अगर उनकी रिसीट्स 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है। हॉस्पिटल्स पे टैक्स नहीं लगता अगर उनकी रिसीट्स 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है। और सुनो, ये वाले जो हैं ये क्या है, 1023 में रजिस्टर्ड होने चाहिए। किस में रजिस्टर्ड होनी? 1023 में रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद ये सब कुछ हमने पहले कर लिया था क्लास में, इनको अब दोबारा से टच अपॉन नहीं कर रहे हम। उसके बाद इससे आगे बढ़ते हैं, इससे भी आगे बढ़ते हैं। इनको हमने अमेंडमेंट में कर लिया था। किसमें कर लिया था? अमेंडमेंट्स, ठीक है ना। ओके, मेनली मेरे को ना यहाँ पे आपको ट्रस्ट और एग्रीकल्चर इनकम करवानी है एक्चुअली इस चैप्टर में, ट्रस्ट और एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है ना। ओके,
तो इन सब से आगे बढ़ के सीधा पहुंचते हैं जी, सीधा पहुंचते हैं ये रहा ट्रस्ट की इनकम। अब देखो ट्रस्ट की जो इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता भाई, ट्रस्ट की इनकम पे टैक्स नहीं लगता। सबसे पहले तो अपने को ट्रस्ट समझनी, ट्रस्ट कितने टाइप की होती है। हम जानते हैं ट्रस्ट ना दो टाइप की होती है, चैरिटेबल या फिर रिलीजियस। उनमें से एक पर्पज को गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखा है, एक्ट में डिफाइन किया हुआ है, और वो है चैरिटेबल। कौन सा पर्पज है? चैरिटेबल। रिलीजियस पर्पज को डिफाइन करने की गवर्नमेंट को जरूरत नहीं पड़ी। चैरिटेबल पर्पज में क्या क्या आता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। उसने बोला चैरिटेबल पर्पज में आता है गरीबों की मदद करना, एजुकेशन, योगा, मेडिकल रिलीफ, इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना, राइट, एंड देन एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। जनरल पब्लिक यूटिलिटी वाली किसी भी चीज को अगर आप क्या करते हो, एडवांस करते हो, एडवांसमेंट करते हो, राइट, सो वो भी चैरिटेबल में माना जाता है। लेकिन सुनो, लास्ट वाले पॉइंट में आप चैरिटेबल तब लास्ट वाले पॉइंट में आप चैरिटेबल तब तक रहोगे जब तक इस लास्ट वाले पॉइंट से आपकी जो इनकम आएगी वो ट्रस्ट की टोटल टर्नओवर के 20% से ज्यादा नहीं जाएगी। अगर आपकी इसकी इनकम टोटल टर्नओवर के 20% से ज्यादा चलेगी तो फिर आपको ट्रस्ट का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। सो इसके ऊपर एक लिमिट लगा रखी है कि इसमें आपकी जो टर्नओवर आएगी, है ना, वो आपकी टोटल टर्नओवर के 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। ऑथर कौन होता है? जिसकी ट्रस्ट, जिसकी प्रॉपर्टी है। ट्रस्टी कौन होते हैं? जो ट्रस्ट को चला रहे होते हैं। बेनिफिशियरी कौन होते हैं? जो उसका फायदा उठाते हैं। ठीक है ना, ओके। उसके बाद ट्रस्ट के केस में कुछ कंडीशंस होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है। पहली बात तो ट्रस्ट रजिस्टर्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ट्रस्ट रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है जी। दूसरी बात उसने बोला ट्रस्ट की कोई इनकम स्पेसिफाइड पर्संस के ऊपर अप्लाई नहीं होनी चाहिए। मतलब ट्रस्ट की इनकम उसके ट्रस्टी पे अप्लाई नहीं होनी चाहिए, उसके फाउंडर पे अप्लाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, उनके रिलेटिव्स पे अप्लाई नहीं होनी चाहिए, या किसी ऐसे पर्सन पे अप्लाई नहीं होनी चाहिए जिसके डोनेशन 50,000 रुपए से ज्यादा के होते हैं। अगर ऐसा कर दिया तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ठीक है जी। आगे उसने बोला ट्रस्ट को नहीं बनाया गया किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के लिए। किसी रिलीजियस कम्युनिटी के लिए नहीं बनाया गया, केवल हिंदू की ट्रस्ट बना दी, केवल मुस्लिम्स की ट्रस्ट बना दी। ऐसे ट्रस्ट को गवर्नमेंट एग्जामिशन नहीं देते। लेकिन जो ट्रस्ट महिलाओं के लिए बनाई गई है, जो ट्रस्ट शेड्यूल कास्ट, ट्राइब कास्ट के लिए बनाई गई है, बच्चों के लिए बनाई गई, उनको गवर्नमेंट अभी भी ट्रस्ट की रिडक्शन दे देती, क्योंकि वो कोई रिलीजियस कम्युनिटी नहीं मानी जाती। ठीक है। इस ट्रस्ट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? ऑडिट करवाना पड़ेगा। अब ट्रस्ट की जो इनकम्स होती है, इनकम्स के बारे में अगर बात करें तो ट्रस्ट के पास एक प्रॉपर्टी की इनकम होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी की इनकम। फिर उसके बाद ट्रस्ट में बिजनेस की इनकम होती है। कौन सी इनकम होती है? बिजनेस की इनकम। हमने कुछ बना रखा है क्या इसके ऊपर प्रेजेंटेशन? नहीं बनाया यहाँ पे, ठीक है ना, ओके। उसके बाद ट्रस्ट के पास क्या आते हैं? डोनेशंस आते हैं। क्या आते हैं? डोनेशंस। बिल्कुल ध्यान से फटाफट से करते इसको। देखो ट्रस्ट के पास ना जो भी इनकम होती है, जो भी ट्रस्ट के पास इनकम होती है, उन इनकम्स में जैसे प्रॉपर्टी की इनकम होती है, प्रॉपर्टी की इनकम पे रूल ये बोलता है कि भी आपकी प्रॉपर्टी की इनकम में से 15% आपका सीधा एग्जाम्प्ट हो जाएगा बिना किसी कंडीशन के। 85% आपको खर्च करना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा ट्रस्ट के पर्पज पे। अगर आप उस 85% को खर्च कर दे तो ट्रस्ट के पर्पज पे तो खर्च कर दिया आपने, खर्च कर दिया तो आपको उसकी भी एग्जाम्शन मिल जाएगी। 15% की सीधी एग्जाम्शन है, 85% खर्च करने पे एग्जाम्शन मिलेगी। ठीक है, 85% अगर आप खर्च नहीं कर पाए तो आप उसे एक्यूमुलेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एक्यूमुलेट, कि मैं उसे फ्यूचर डेट में यूज करूंगा। लेकिन एक्यूमुलेशन मैक्सिमम 5 साल तक होता है। कितने साल तक होता है? 5 साल तक होता है। ठीक है जी। उसके बाद अगर आपने इनकम को एक्यूमुलेट कर दिया, मतलब आप कोई पैसा खर्च नहीं कर पाए थे, आपने उसे एक्यूमुलेट कर दिया। एक्यूमुलेट करने के बाद हम जानते हैं कि उस पैसे को ना हमें 11/5 की मोड्स में रखना होता है। कहां पे रखना होता है? 11/5 की मोड्स। अगर आप उस एक्यूमुलेटेड अमाउंट में से कुछ अमाउंट किसी दूसरी ट्रस्ट को डोनेट कर देते हो तो फिर आपको एग्जाम्शन नहीं दी जाएगी। आपको एग्जाम्शन नहीं दी जाएगी। इनफैक्ट जो आपको एग्जाम्शन मिल गई थी वो एग्जाम्शन आपकी छीन ली जाएगी। ठीक है जी। सो 15% जो जो एग्जाम्शन मिलेगी वो विदाउट कंडीशन मिलेगी, और 85% जो एग्जाम्शन मिलेगी वो कैसे मिलेगी? देखो हमने बात की यहाँ पे 85% जो है उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा? 85% को आप खर्च कर दो, एग्जाम्शन मिल जाएगी। खर्च नहीं कर पाए, एक्यूमुलेट कर दो, एग्जाम्शन मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद डीम्ड एप्लीकेशन। डीम्ड एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि भाई आपके पास ना, ठीक है, इनकम अक्रू तो हो गई, इनकम अक्रू तो होगी। हम जानते हैं ना दो प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है कैश बेसिस, एक होता है अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस में आपकी इनकम अक्रू तो होगी लेकिन पैसा तो हाथ में नहीं आया अभी, राइट। सो ट्रस्ट की इनकम बन तो गई बट पैसा नहीं आया है। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रस्ट ने कोई दुकान किराए पे दे रखी है। अब जो दुकान किराए पे दे रखी है उसका किराया ड्यू तो हो गया, मतलब ट्रस्ट के हाथ में इनकम तो हो गई, लेकिन उसने अभी तक किराया दिया तो है ही नहीं किराएदार ने, राइट। सो इनकम अक्रू तो हो गई बट ट्रस्ट को मिली नहीं है। तो उस केस में गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, अगर इनकम ऑफ द प्रीवियस रिसीव्ड इन फ्यूचर ईयर, आपकी प्रीवियस इनकम आपको फ्यूचर ईयर्स में जाके रिसीव होती है, तो जिस साल की वो इनकम है उसी साल में आपको एग्जाम्शन दे देंगे। जिस साल की इनकम, हालांकि अभी मिली नहीं है आपको इनकम, लेकिन फिर भी हम आपको क्या दे देंगे? एग्जाम्शन दे देंगे। लेकिन कंडीशन ये है, जिस साल में आपके पास वो इनकम आएगी ना, जब आपके पास एक्चुअली पैसा हाथ में आएगा, उस साल में, उससे अगले साल में आप उसे खर्च कर देंगे। आप उसे क्या कर देंगे? खर्च कर देंगे। तो हम आपको एग्जाम्शन आज ही दे देते हैं,
जिस साल की इनकम है, लेकिन उसके ऊपर फ्यूचर में एक कंडीशन लगा दी कि आप उस पैसे को खर्च भी कर दोगे। ठीक है, आगे उसने बोला कि भाई इनकम हमें इस साल में मिल तो गई लेकिन बहुत लेट मिली, इसी साल की इनकम इसी साल मिल गई लेकिन 31 मार्च को मिली। अब 31 मार्च को एकदम से हम कैसे पैसे को खर्च कर पाएंगे ट्रस्ट के पर्पस पे, नहीं कर पाएंगे ना। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, आपको ये जिस साल की इनकम है उसी साल में आपको एग्जाम्पशन दे देंगे, हम ये डीम्ड एप्लीकेशन मान लेंगे, लेकिन आप इसे अगले साल खर्च कर देना, जिस साल मिली है ना आपको उससे अगले साल तक इसे आप क्या कर देंगे, खर्च कर दोगे। ये उसने बताया था डीम्ड एप्लीकेशन में, ठीक है ना। ओके, सो ये 85% वाले पोर्शन के ऊपर ये चीजें लगती है। तो हम ये बोल सकते हैं ट्रस्ट को 1585 के हिसाब से एग्जाम्पशंस मिलती हैं। उसके बाद कॉर्पस डोनेशन जो होते हैं, जो कॉर्पस डोनेशन जो कॉर्पस के लिए मिलते हैं अपने को, कॉर्पस वाले वो होते हैं जहां पे डोनेशन देने वाला ये स्पेसिफिकली बोलता है कि मेरा जो पैसा है ये कॉर्पस में जाना चाहिए, यानी कि ट्रस्ट की कैपिटल में जाना चाहिए, यानी कि ट्रस्ट में कैपिटल नेचर पे खर्च होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, सो कॉर्पस की डोनेशन के ऊपर कोई खर्चे वाली बात नहीं होती वैसे नॉर्मली। कॉर्पस की डोनेशन की एग्जाम्पशन मिल जाएगी, लेकिन एग्जाम्पशन मिलने के लिए कुछ कंडीशन है कॉर्पस के लिए। कॉर्पस में 1585 वाला रूल नहीं लगता, ध्यान दें। कॉर्पस में पूरी एग्जाम्पशन मिलती, फुल्ली एग्जाम्ड होता है कॉर्पस वाला, लेकिन कंडीशन ये है जब तक आप उसे खर्च नहीं कर देते आप उसे 11/5 के मोड्स में डिपॉजिट करके रखेंगे। ट्रस्ट अपने पास नहीं रख सकती, उसको बैंक में नहीं रख सकती, उसे 11/5 की मोड जो बता रखी है 11/5 में उसके अंदर उसको रखना पड़ेगा, ठीक है जी। फिर उसने आगे कुछ और भी चीज बताई, उसने बोला कि अगर मान के चलो एप्लीकेशन आउट ऑफ सच कॉर्पस शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन, क्योंकि ये जो कॉर्पस में आपने पैसा रख दिया आपके पास जब ये आया तो इसकी गवर्नमेंट ने आपको क्या दे दी, एग्जाम्पशन दे दी, बस ये बोल के कि आप इसे कहां रख लो, आप इसे कॉर्पस में रख लो, सॉरी 11/5 में रख लो। जब आप इसे 11/5 में रखेंगे तो 11/5 से निकाल के जब कल को आप इसे खर्च करोगे तो दोबारा थोड़ी मिलेगी आपको एग्जाम्पशन, एग्जैक्टली नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको एग्जाम्पशन तो ऑलरेडी मिल चुकी है। 11/5 में डिपॉजिट करवाते ही आपको क्या मिल गई थी, एग्जाम्पशन। अब 11/5 में से आप उसे खर्च करोगे तो आप ये थोड़ी बोल सकते हो सर मैंने खर्च कर दिया मेरे को एग्जाम्पशन दोबारा से दे दो, नहीं नहीं, डबल हो जाएगी ऐसे तो, ठीक है जी। ये बात उसने बताई थी। अगर आपने कोई लोन ले रखा, कोई बोरोइंग ले रखी है, सो लोन और बोरोइंग जो आपके पास होता है उसमें से अगर आप कोई पैसा खर्च करते हो तो उसको एप्लीकेशन नहीं माना जाता, क्योंकि वो लोन और बोरोइंग होता है। क्या होता है, लोन और बोरोइंग। इनकम में से अगर आप अप्लाई करते हो, इनकम में से अगर कोई पैसा खर्च करते हो तो उसकी आपको एग्जाम्पशन मिलती है, लेकिन अगर लोन आपने लिया, लोन में से अगर आप कोई पैसा खर्च करोगे तो उसकी आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, ठीक है जी। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स थे तो अमेंडमेंट्स मैंने फटाफट से आपको बता दिए। उसके बाद थी बिजनेस की इनकम। ट्रस्ट को बिजनेस की इनकम पे भी वो 1585 के हिसाब से एग्जाम्पशन मिल जाएगी, 1585 का रूल यहाँ पे भी लग जाएगा। सो 1585 के हिसाब से इस पे भी क्या मिल जाएगी, एग्जाम्पशन मिल जाएगी, लेकिन कंडीशन ये है कि आपका जो बिजनेस है, ट्रस्ट का जो बिजनेस है, दैट शुड बी इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रस्ट। वो बिजनेस जो है, वो जो जो बिजनेस है आपका, वो ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे गीता प्रेस गोरखपुर, राइट। गीता प्रेस गोरखपुर का ऑब्जेक्टिव क्या है, लोगों में अवेयरनेस फैलाना, किसको लेके, गीता को लेके। सो गीता प्रेस गोरखपुर अगर मान के चलो लेट्स से भगवत गीता या इस टाइप की किताबें पब्लिश करता है, सो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, लोगों में अवेयरनेस फैलाना अबाउट गीता, राइट। सो वो उसके ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रही, कौन, वो प्रेस लेकिन क्या है, एक बिजनेस है, वो किताबें बेचेगी, राइट, लेकिन उसका जो जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रस्ट। तो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, उस बिजनेस के लिए आपको अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आपने ऐसा कर लिया तो 1585 के हिसाब से आपकी बिजनेस की इनकम भी क्या हो जाएगी, एग्जाम्ड हो जाएगी। और कैपिटल गेन एग्जाम्ड हो जाएगा। कैपिटल गेन में तो सिंपल रूल है, कैपिटल गेन में एग्जाम्पशन कैसे मिलेगी सर, कैपिटल गेन में एग्जाम्पशन मिलेगी, एग्जाम्पशन विल बी, हमने किया था ये, exemption will be lower of the following। दो चीजें बताएगा, उसमें से जो लोअर हो उतने की एग्जाम्पशन मिल जाएगी। पहले नंबर पे उसने बोला कि भाई टोटल कैपिटल गेन कितना हुआ आपके पास, टोटल कैपिटल गेन जो आपके पास हुआ, आपने कोई ट्रस्ट की प्रॉपर्टी बेची और उसको बेचने से आपको कैपिटल गेन हो गया, ठीक है। सो टोटल कैपिटल गेन जो आपके पास हुआ वो, ठीक है। दूसरा उसने बोला COA कॉस्ट ऑफ, है ना, असेट, कॉस्ट ऑफ असेट ऑफ न्यू असेट, COA ऑफ न्यू असेट माइनस COA ऑफ ओल्ड असेट। जो आपने पुरानी एसेट बेची थी, है ना, उससे नई एसेट कितनी महंगी खरीदी है, कितनी महंगी खरीदी। मान के चलो आपके पास कैपिटल गेन है जी 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का आपके पास कैपिटल गेन है, ठीक है जी। अब आपके पास 5 लाख रुपए का जो कैपिटल गेन है उसको कंपेयर करेंगे इस डिफरेंस से, ये 5 लाख रुपए का है, और मान के चलो आपने नई एसेट खरीदी है लेट्स से 17 लाख रुपए की, और पुरानी एसेट आपके पास थी मान के चलो 10 लाख रुपए की, ठीक है ना। तो कितना डिफरेंस हो गया, आपने पुरानी एसेट से 7 लाख रुपए और खर्च करके नई एसेट खरीदी है, ठीक है। सो 7 लाख रुपए आपने
और ऊपर खर्च कर दिए, लेकिन आपके पास कैपिटल गेन है ही कितने का, 5 लाख का, तो गवर्नमेंट आपको 5 लाख की क्या दे देगी, एग्जाम्पशन दे देगी, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलता कि ये पुरानी एसेट 15 लाख की थी, नई एसेट 17 ही खरीदी है, तो 15 से ऊपर कितने गए हम, 2 लाख ऊपर गए, सो 2 लाख रुपए यहाँ पे लिख देंगे, 2 लाख और 5 लाख में से कंपेयर करके क्या लेंगे, व्हिचएवर इज लोअर, ऐसे करके अपने को एग्जाम्पशन देनी है किसकी, कैपिटल गेन की। सो कैपिटल गेन भी आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा इस तरीके से, इस फॉर्मूले के हिसाब से, व्हिचएवर इज लोअर लेके, ठीक है जी। उसके बाद था एमएमआर, क्या होता है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट, क्या मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या होता है, सुनो। अगर ट्रस्ट ने कंडीशन तोड़ दी, जैसे ट्रस्ट की जो इनकम है वो किसी स्पेसिफाइड पर्सन के ऊपर लगा दी, या ट्रस्ट एक किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी और कास्ट के लिए बन गई, ठीक है, या ट्रस्ट के लिए आपने पैसा 11/5 की मोड्स में नहीं रखा, या आपने उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट नहीं करवाया, तो आपने ट्रस्ट की कंडीशन तोड़ दी। और अगर आपने कंडीशन तोड़ दी तो फिर आपकी इनकम के ऊपर लगेगा एमएमआर, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। और मैक्सिमम मार्जिनल रेट इंडिविजुअल का जो हाईएस्ट स्लैब होता है उसमें सरचार्ज और सेस वगैरह मिला के होता है। सो हम जानते हैं इंडिविजुअल के केस में जो मैक्सिमम टैक्स का रेट होता है वो 30% होता है, 30 में 37% का सरचार्ज होता है। हम जानते हैं कि सरचार्ज का रेट 37% होता है इंडिविजुअल में हाईएस्ट, ठीक है। सो 30 में 37% जोड़ दिया, और फिर इनका जो टोटल आएगा उसमें 4% जोड़ दिया, तो कुल मिला के बनता है 42.744। ये होता है जी एमएमआर। ट्रस्ट को इस रेट से टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रस्ट के ऊपर इंडिविजुअल वाला ही टैक्स का रेट लगता है। स्पेसिफाइड पर्सन हमने कर लिए थे, ट्रस्ट के जो फाउंडर्स होते हैं, जो ट्रस्टीज होते हैं, उनके जो रिश्तेदार होते हैं, और वो पर्सन जिसने 50,000 से ज्यादा के डोनेशन कर रखे, उनको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफाइड पर्सन। इनके ऊपर पैसा खर्च नहीं करना, ठीक है जी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन वाले पॉइंट को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, सीधा आते हैं एनोनिमस डोनेशंस। एनोनिमस डोनेशंस का मतलब होता है, एनोनिमस डोनेशंस का मतलब होता है गुप्तदान। ट्रस्ट के पास अगर गुप्तदान आते हैं, सो गुप्तदान को लेकर गवर्नमेंट ये बोलती है कि देखो भाई, गुप्तदान जो होते हैं उसको हम एग्जाम्पशन नहीं देंगे, वो ट्रस्ट के पर्पस पे खर्च नहीं होता। गुप्तदान हमें नहीं पता ना किसने डोनेशन दिया है, वहां पे कहीं ना कहीं ब्लैक मनी को रूट करके व्हाइट में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस थी, एंड देयरफॉर गवर्नमेंट इसको लेके बड़ी सतर्क है, और गवर्नमेंट इसको लेके सेक्शन 115 बीबीसी लेके आई। उसने बोला कि भाई अगर आपको एनोनिमस डोनेशन मिलते हैं, तो एनोनिमस डोनेशन के लिए उसने बोला टैक्सेबिलिटी ऑफ एनोनिमस डोनेशन इन द हैंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, है ना, विल बी एज अंडर। एनोनिमस डोनेशन में कुछ ऐसे टैक्स लगेगा, ऐसे टैक्स लगेगा। उसने बोला थोड़े बहुत एनोनिमस डोनेशन को तो हम छोड़ देंगे, थोड़े बहुत एनोनिमस डोनेशन तो हो सकते हैं। देखो कुछ तो केस ऐसे हो सकते हैं जहां पे डोनेशन देने वाले के एड्रेसेस वगैरह अपने को नहीं पता, तो उसने बोला कितने, लेकिन कितने, उसने बोला 5% ऑफ टोटल डोनेशंस और 1 लाख रुपए। आपके टोटल डोनेशन जितने भी आए ना आपके पास, ठीक है, कॉर्पस वाले डोनेशन को छोड़ के जो जो डोनेशन आए उनका 5% कर लो और 1 लाख ले लो। इनमें से क्या लेंगे हम, विचएवर इज हायर, ये जो हायर आएगा इसके ऊपर तो नॉर्मल टैक्स का रेट लग जाएगा, ट्रस्ट के ऊपर जो नॉर्मल टैक्स का रेट लगता है, देयरफॉर 1585 में इसको हम लेके जा सकते हैं। लेकिन जो बाकी बच गया ना, जो एनोनिमस डोनेशन में जो बाकी बच गया, राइट, उसको फुल्ली टैक्सेबल किया जाएगा। फुल्ली टैक्सेबल टैक्स का रेट होगा 30%। टैक्स का रेट कितना होगा, 30% होगा, ठीक है जी। एनोनिमस डोनेशन वो होते हैं जहां पे डोनेशन देने वाले के रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं होते, उसकी आइडेंटिटी नहीं पता होती, उसका नाम पता नहीं पता होता, ठीक है। उसके बाद इसने बोला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नीचे वाला, उसने बोला कि अगर ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड होली फॉर रिलीजियस पर्पस, अगर वो केवल रिलीजियस ट्रस्ट, रिलीजियस मंदिर अगर वो है केवल और मंदिर है, तो मंदिर के केस में तो सारे ही एनोनिमस डोनेशन आते, दान पात्र के अंदर पैसे डाल के जाते, राइट। सो उसके ऊपर ये सेक्शन नहीं लगती, उसके ऊपर सेक्शन ये नहीं लगती, 115 बीबीसी नहीं लगती अगर वो केवल रिलीजियस है तो। अगर वो केवल चैरिटेबल है तो सेक्शन पूरी तरह से एप्लीकेबल हो जाएगी। रिलीजियस पे सेक्शन नहीं लगती एनोनिमस वाली, चैरिटेबल पे सेक्शन लग जाती है। और अगर कोई दोनों है, मतलब कोई ऐसी ट्रस्ट है जिसके अंदर रिलीजियस भी है और वो चैरिटेबल भी है, चैरिटेबल भी और रिलीजियस भी है, तो उसने बोला कि उसमें से जो डोनेशन आपको मिला है, जो डोनेशन आपको मिला फॉर डोनेशन विच इज मेड स्पेसिफिकली डायरेक्शन दैट डोनेशन इज फॉर द यूनिवर्सिटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो कह रहा है जो आपको चैरिटेबल पर्पस के लिए मिला उसके ऊपर तो सेक्शन लग जाएगी, और जो आपको मिला है रिलीजियस पर्पस के लिए उसके ऊपर सेक्शन नहीं लगी। इसका मतलब हम क्या कर देंगे, अगर ट्रस्ट आपकी दोनों है ना, दोनों है, तो हम क्या करेंगे, इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी ट्रस्ट के उस पोर्शन पे, यानी कि उस अमाउंट पे जो आपको मिला है कि भाई वो जाना चाहिए चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो उसके ऊपर तो सेक्शन लगा लेंगे। लेकिन जो पैसा आपको मिला है रिलीजियस पर्पस के लिए उसके ऊपर सेक्शन नहीं लगाएंगे। तो उसने यहाँ पे ये बोला है, ठीक है जी। एग्रीकल्चर इनकम, देखो एग्रीकल्चर इनकम की अगर बात करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर इनकम पे हम जानते हैं कि टैक्स नहीं लगता, एग्रीकल्चर इनकम में टैक्स नहीं लगता। एग्रीकल्चर इनकम 3 टाइप की होती है, हम जानते हैं। कौन से 3 टाइप होते हैं सर? एग्रीकल्चर इनकम में होता है एक तो लैंड रेवेन्यू,
आपने अपना खेत किराए पे दिया, ठीक है जी, ओके। उसके बाद आपने उसके ऊपर खुद एग्रीकल्चर ऑपरेशंस किए, या आपने जिस किसान को दिया उस किसान ने एग्रीकल्चर ऑपरेशन किए। एग्रीकल्चर ऑपरेशन करने से जो इनकम आएगी वो भी टैक्स फ्री होती है। आपको अपना खेत किराए पे देने से, अपना खेत आपने किराए पे दिया और आपने जिसको खेत किराए पे दिया उसने उसके ऊपर एग्रीकल्चर किया, तो आपके पास जो किराया आएगा वो भी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री, और जिसके ऊपर जिस किसान ने उसके ऊपर खेती की उसकी भी इनकम एग्रीकल्चर, एंड देयरफॉर उसके हाथ में भी टैक्स फ्री, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर ऑपरेशन करने से इनकम भी क्या होती है, टैक्स फ्री होती है। फार्म हाउस, खेत के अंदर जो फार्म हाउस होते हैं, फार्म हाउस किससे अगर आपको कोई इनकम आती है तो वो भी क्या होती है, टैक्स फ्री होती है। लेकिन कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये कि भी लैंड जो है वो इंडिया में होनी चाहिए, आपकी एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में होनी चाहिए। इसका मतलब इंडिया की एग्रीकल्चर लैंड से अगर आपको एग्रीकल्चर इनकम आएगी वो टैक्स फ्री होगी। अगर आपको इंडिया के बाहर से कोई एग्रीकल्चर इनकम आनी उसके ऊपर टैक्स लगेगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अगर आपने एग्रीकल्चर का खेत बेच दिया, आपने क्या बेच दिया, खेत बेच दिया, खेत बेचने से आपको कैपिटल गेन होगा, वो माफ नहीं होगा प्लीज। एग्रीकल्चर करने से इनकम जो होती है वो माफ होती है, ठीक है ना, ओके। आगे, उस एग्रीकल्चर लैंड को आपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया है। से फॉर एग्जांपल आपके पास एक खेत था, वो एग्रीकल्चर खेत था, लेकिन किराए पे दे दिया आपने, और जिसको किराए पे दिया उसने उसके अंदर दशहरे का मेला लगाया, तो उस केस में उसको एग्रीकल्चर ऑपरेशन तो नहीं हुआ ना, एंड देयरफॉर आपकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। सो एग्रीकल्चर भी होना चाहिए, खेत भी इंडिया में होना चाहिए, उसके ऊपर एग्रीकल्चर भी होना चाहिए, और इनकम डायरेक्ट होनी चाहिए। भाई खेत में काम करने वाला, मान के चलो आपके पास बहुत बहुत बड़ा एक फार्म है, राइट, उसके अंदर आपके पास बहुत सारे खेत हैं, आपने उसके खेत के रखरखाव के लिए किसी को रखा है सैलरी पे, वो उस खेत के रखरखाव को काम करता है, राइट, मैनेजर रखा है आपने। उस मैनेजर को आप जो सैलरी देंगे वो सैलरी उसकी एग्रीकल्चर नहीं मानी जाएगी, उसके हाथ में तो सैलरी है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर है, डायरेक्टली तो वो सैलरी है ना, राइट। सो उसकी सैलरी को वो ये नहीं बोल सकता कि सर मेरी इनकम भी एग्रीकल्चर, क्योंकि मेरे को पैसा जो मिल रहा है एग्रीकल्चर से तो मिल रहा, नहीं नहीं, आपकी इनकम डायरेक्टली देखा जाए तो क्या है, सैलरी है, एंड देयरफॉर इनडायरेक्टली वो एग्रीकल्चर है भी, लेकिन फिर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। सो एग्रीकल्चर इनकम का मतलब होता है डायरेक्ट इनकम। कौन सी इनकम, डायरेक्ट इनकम। टाइप्स हमने कर लिए थे, टाइप्स को हमने कर लिया था कि भाई आपने अपना खेत किराए पे दे दिया तो आपकी इनकम भी एग्रीकल्चर, और जिसने उसके ऊपर खेती की उसकी इनकम भी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ऑपरेशन करने से जो इनकम आएगी वो भी एग्रीकल्चर होती है, ठीक है जी। उसके बाद आपने अपने प्रोड्यूस को मार्केट में बेचने के लिए फिट बनाया है। से फॉर एग्जांपल गन्ना है, गन्ने को आपने छील के काट के अच्छे से आपने उसको धो के मार्केट में बेचने लायक बनाया है, तो इस टाइप की अगर आप ऑपरेशंस करते तो वो भी इनकम कौन सी होगी, एग्रीकल्चर होगी। उसके बाद सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अगर आप अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अपने लेट्स से आपके पास जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था, गेहूं था, धान था, आपने उसको बेचने के लिए अपनी खुद की दुकान भी बना रखी, तो भी क्या होगा, वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आप डायरेक्टली किसी एजेंट को बेचो तो भी एग्रीकल्चर, आप खुद बेचो अपनी दुकान में तो भी एग्रीकल्चर, ठीक है ना, ओके। फार्म हाउस की इनकम भी एग्रीकल्चर होती है, लेकिन फार्म हाउस की इनकम के लिए कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन, उसने बोला इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, फार्म हाउस की इनकम केवल तब माफ होगी जब ये कंडीशन पूरी हो, क्योंकि उसको तभी एग्रीकल्चर माना जाएगा। पहली कंडीशन उसने बोला फार्म हाउस जो है वो एग्रीकल्चर खेत पे या उसके बिल्कुल पास में होना चाहिए, वो उस खेत पे या उसके बिल्कुल पास में होना चाहिए, ठीक है ना, ओके। पहली कंडीशन विसिनिटी, इमीडिएट विसिनिटी या उसके बिल्कुल पास में होना चाहिए, ठीक है। बिल्डिंग इज ओन्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय द कल्टीवेटर और रिसीवर रेंट, वो बिल्डिंग जो है उसका ओनर कौन होना चाहिए, वो ओनर जिसका खेत है या फिर आपने जिसको खेत जोतने के लिए दे रखा है वो उसका है, वो बिल्डिंग का वो ओनर होना चाहिए, ठीक है। वो खेत के बिल्कुल पास में है उस या उसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसे आपने आउट हाउस के तौर पे यूज कर रखा, उसने बोला बिल्डिंग इज यूज्ड बाय रीजन और इन कनेक्शन विद द लैंड, आपने क्योंकि वो खेत के ऊपर था तो खेत के काम के लिए आपने उसे यूज किया, आपने उसके अंदर लेट से ट्रैक्टर को खड़ा किया है, आपने उसके अंदर लेट से अपने एग्रीकल्चर के जो आपके दैट्स जो प्लांटर मशीनरी होते हैं, राइट, आपने उनको वहां पे स्टोर करके रखा हुआ है, राइट, या आपने लेबर को उसके अंदर ठहराया है, सो आप उनको यूज कर रहे हो एज अ फार्म हाउस, ठीक है। और लास्ट में उसने बोला द लैंड इज ईदर असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू, जहां पे वो है ना फार्म हाउस, उसके ऊपर उस लैंड के ऊपर लैंड रेवेन्यू लगता है, ठीक है, और इज सब्जेक्ट टू एनी लोकल रेट असेस्ड एंड कलेक्टेड बाय ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट। वो ये कह रहा है कि आपके खेत के ऊपर लैंड रेवेन्यू लगना चाहिए। सुनो, लैंड रेवेन्यू केवल एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर लगता है, जो एग्रीकल्चर लैंड होती है, राइट, लेकिन ये जो जैसे दिल्ली में छतरपुर के जो फार्म हाउस होते हैं उनके ऊपर लैंड रेवेन्यू नहीं लगता, एंड देयरफॉर उनकी फार्म हाउस की इनकम पे टैक्स लगता है। क्या लगता है, टैक्स लगता है, राइट। सो उसने बोला इफ आवर लैंड रेवेन्यू इज नॉट पेबल, लेकिन अगर लैंड रेवेन्यू पेबल नहीं होता तो भी फार्म हाउस की इनकम एग्जाम्ड हो सकती है। मतलब नॉर्मली तो उसने बोला अगर आपके खेत के ऊपर लैंड रेवेन्यू पे होता है तो उस केस में फार्म हाउस की इनकम टैक्स फ्री होगी, ठीक है। लेकिन अगर लैंड रेवेन्यू आपके खेत पे नहीं होता, फिर भी आपके फार्म हाउस की इनकम एग्जाम्ड हो सकती है। उसने कब बोला, उसने बोला इफ आवर लैंड रेवेन्यू इज नॉट पेबल ऑन सच लैंड, द लैंड इज सिचुएटेड इन रूरल एरिया, तो आपकी लैंड जो है रूरल एरिया में होनी चाहिए। वे रूरल एरिया मींस क्या बताया उसने बोला रूरल एरिया वो होगा कि अगर
उस शहर या जहां पे आपका वो फार्म हाउस है वहां पे उसकी पॉपुलेशन अगर 2, उसने बोला वेयर द रूरल एरिया मींस द एरिया व्हिच इज आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी, जो म्युनिसिपैलिटी से बाहर है और कैंट से भी बाहर है, having the population of 10,000 or more, and also it does not fall within the following distances, और इन distances में भी नहीं है। कहने का मतलब ये था आपका जो फार्म हाउस है जिसके ऊपर लैंड रेवेन्यू नहीं लगता वो बहुत दूर दराज होना चाहिए, तो भी उसकी इनकम को एग्रीकल्चर मान के टैक्स फ्री कर दिया जाए। क्या कर दिया? टैक्स फ्री। अब कितनी दूर होना चाहिए? उसने बोला कि भाई ना तो म्युनिसिपैलिटी में होना चाहिए, ना ही कैंट में होना चाहिए, ना तो म्युनिसिपैलिटी के एरिया में हो, ना ही कैंट के एरिया में हो, और उसके भी बाहर। सुनो, वो ये कहना चाह रहा है कि भाई देखो ऐसा होता है ना, ये शहर होता है, ठीक है जी, ये सिटी है, तो ना तो वो फार्म हाउस आपका यहाँ पे, ना तो शहर के अंदर है, ठीक है। इसके बाहर का जो एरिया होता है, इसके बाहर का जो एरिया होता है, ये जो एरिया, ठीक है, ये एरिया ये एरिया 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर का एक डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। ये इस लिमिट से, म्युनिसिपैलिटी की लिमिट से 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर का एक और अर्बन एरिया होता है, अर्बनाइजेशन एरिया बोलते हैं उसको, राइट। सो ये जो आपका फार्म हाउस है ना, ये ना तो शहर में होना चाहिए और ना ही इस 2, 6, 8 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। 2, 6, 8 में भी नहीं होना चाहिए, शहर में भी नहीं होना चाहिए, कैंटोनमेंट बोर्ड में भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो काफी दूर होना चाहिए आपका, 2, 6, 8 किलोमीटर से भी बाहर होना चाहिए। अब देखो दो कब, तो तब जब पॉपुलेशन 1 लाख तक हो, ठीक है जी, इस शहर की पॉपुलेशन 1 लाख तक हो तब 2 किलोमीटर लगेगा, ठीक है जी। अगर पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में है तो फिर 6 किलोमीटर का डिस्टेंस देखना पड़ेगा, और अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो 8 किलोमीटर देखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये था कि भाई अगर अगर आपके फार्म हाउस, आपका फार्म हाउस जहां पे है उस लैंड के ऊपर लैंड रेवेन्यू लगता है तो फार्म हाउस की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। अगर लैंड रेवेन्यू नहीं लगता लेकिन फार्म हाउस आपका ना तो म्युनिसिपैलिटी में है, ना ही कंटोनमेंट बोर्ड में, ना ही 2, 6, 8 किलोमीटर के अंदर है, तो भी आपका जो फार्म हाउस है उसकी इनकम को टैक्स फ्री माना जाएगा। उसके बाद उसके बाद सैपलिंग सीडलिंग जो नर्सरी में होती है, नर्सरी में जो सैपलिंग सीडलिंग होती है उसकी इनकम को भी एग्रीकल्चर माना जाता है। ये गवर्नमेंट ने मान लिया इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू कि नर्सरी की जो इनकम होती है, नर्सरी की इनकम को भी एग्रीकल्चर मान के उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। फिर उसके बाद पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। पार्टली एग्रीकल्चर इनकम की अगर बात करें तो हमारे पास ये केस है, हाँ जी, रूल 8, 7A, 7B, 7B है ना, और रूल 7। उसने बोला टी के केस में 60% इनकम को क्या मानते हैं? एग्रीकल्चर मानते हैं। 40% को क्या मानते हैं? नॉन एग्रीकल्चर। रबड़, टी और कॉफी के बीच में क्या आया था? रबड़ आया था, ठीक है ना। ओके, सो रबड़, रबड़ में 65%, 35। हमने ये याद करने के लिए बात की थी कि एग्रीकल्चर का आप याद कर लेना क्योंकि इसमें ज्यादा है। 60% टी में, 60-40, देयरफॉर रबड़ में 65-35 है, ठीक है। कॉफी में अगर 2 ऑपरेशन होते हैं या 4 ऑपरेशन होते हैं, अगर कॉफी में 2 ऑपरेशन होते हैं, ठीक है ना, तो उस केस में कितना होगा? 75-25 होगा। और अगर उसमें 4 ऑपरेशन होते हैं तो फिर 60 और 40 होगा। फिर कितना होगा? 60 और 40 हो जाएगा, ठीक है जी। शुगर केन, शुगर केन में तो सिंपल था कि भी अगर आप अपना शुगर केन भी, आपका अपना भी गन्ना है और आपने बाहर से भी गन्ना खरीद रखा है, तो आप क्या करना, आपने जो टोटल शुगर बनाई है ना, जो टोटल आपने शुगर बनाई है, उस शुगर के प्राइस में से आपके खुद के गन्ने का मार्केट प्राइस माइनस कर देना। आपके खुद के गन्ने का जो मार्केट प्राइस होगा उसको माइनस कर देना। उसके बाद जो शुगर बचेगी आपकी वो टैक्सेबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। तो आपने अपने गन्ने का प्राइस शुगर में से माइनस इसलिए कर दिया क्योंकि आपका गन्ना जो प्रोड्यूस आपने किया था वो तो एग्रीकल्चर इनकम है ना, राइट। उसके बाद नॉन एग्रीकल्चर इनकम्स, ये कुछ खास नहीं था कि भी जो मंडियों की इनकम होती है, ठीक है, स्टोन क्वेरी की जो इनकम होती है, उसके बाद जो जो फिशरीज की जो इनकम होती है, ठीक है, आपने खड़ी फसल को बेच दिया, वो इनकम जो होती है वो सारी की सारी इनकम क्या होती है? टैक्सेबल होती है। बड़े सारे केस हमने यहाँ पे कर लिए थे। इसके बाद हम आए थे सीधा पार्शियल इंटीग्रेशन के ऊपर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। उसने बोला था कि भी पार्शियल इंटीग्रेशन ये बोलता है, नॉर्मली हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम जो होती है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, बट वो कुछ ऐसे अगर अगर एक इंडिविजुअल HF, AOP, BY और AJP है, कौन? केवल इनके बारे में बोला उसने, इंडिविजुअल HF, AOP, BY और AJP, इनके बारे में उसने बोला कि भाई इनके केस में ना पार्शियल इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। पार्शियल इंटीग्रेशन केवल इन लोगों में लगता है, बाकी लोगों में नहीं लगता। इसका मतलब बाकी लोगों में जो कंपनी फर्म वगैरह होती है उनके हाथ में एग्रीकल्चर इनकम सीधी क्या होती है? टैक्स फ्री होती है। तो हम ये बोल सकते हैं फॉर कंपनी फर्म, है ना, LLP, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जाम्प्ट। सीधी एग्जाम्प्ट होती है वहां पे सीधी क्या होती है? एग्जाम होती है, ठीक है ना। पार्शियल इंटीग्रेशन लगता है इनमें, इंडिविजुअल HF, AOP, BY एक्सेट्रा में, ठीक है जी। ओके, क्या बोलता है वो? ये बोलता है कि अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है
और आपकी नॉर्मल इनकम यानी कि एग्रीकल्चर को छोड़ के आपकी जो इनकम है, सैलरी की इनकम भी हो सकती है, आपके पास बिजनेस की इनकम भी हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी हो सकती है। सो आपकी अदर इनकम अगर स्लैब से ज्यादा है, 2.5 लाख से ज्यादा है, और अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, तो टैक्स कुछ ऐसे निकलेगा। टैक्स ऐसे निकालना है अपने को, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट पार्शियल इंटीग्रेशन। कब लगेगा ये? जब दो कंडीशन पूरी हो जाए, नॉर्मल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा, 2.5 से ज्यादा 5,000 से ज्यादा, ठीक है ना। तब ये स्टेप्स लगेंगे। क्या बोला उसने? उसने बोला दोनों इनकम को मिला के दोनों पे टैक्स निकाल लो, दोनों इनकम को मिला के, एग्रीकल्चर इनकम नॉन एग्रीकल्चर दोनों को मिला के टैक्स निकाल लो, एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर को मिला के टैक्स निकाल लो, ठीक है जी। ओके, उसके बाद उसने बोला स्टेप नंबर 2 में उसने बोला एग्रीकल्चर इनकम को स्लैब में जोड़ दो, 2.5 लाख में जोड़ के, मतलब एग्रीकल्चर इनकम को 2.5 लाख में जोड़ दो। अगर आपके ऊपर 2.5 लाख का स्लैब लगता है तो ठीक है जी, नहीं तो 3 का स्लैब लगता है तो 3 में जोड़ दो, 5 का लगता है तो 5 में जोड़ो। कहने का मतलब था, ठीक है। ओके, सो एग्रीकल्चर इनकम को स्लैब में जोड़ के टैक्स निकाल लो, दोनों इनकम पर टैक्स निकाल दिया। एग्रीकल्चर इनकम को स्लैब में ऐड करके टैक्स निकाल दिया। पहले स्टेप में से दूसरे स्टेप का टैक्स माइनस कर दिया, और लास्ट में जो अब जो आएगा, जो जो बैलेंस बचेगा, उसमें जाके हम ऐड कर देंगे क्या, उसमें जाके हम उसमें से पहले रिबेट माइनस कर देंगे अगर एप्लीकेबल हुई तो, और फिर लास्ट में जाके उसमें जोड़ देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। याद रहेगा 4 स्टेप्स। क्या थे 4 स्टेप्स? सर पहले नंबर पे दोनों इनकम पे टैक्स निकाल दो, ठीक है। दूसरे नंबर पे एग्रीकल्चर इनकम को स्लैब में ऐड करके टैक्स निकाल दो। तीसरे नंबर पे पहला स्टेप माइनस दूसरा स्टेप कर दो, और चौथे नंबर पे उसमें से रिबेट माइनस कर देना। रिबेट माइनस करने के बाद अगर कुछ बचा तो उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ देंगे 4%, ठीक है ना। ऐसे करके हमने इसके ऊपर ये एग्जांपल भी क्लास में बहुत डिटेल में किया था। पॉलिटिकल पार्टीज की इनकम पे टैक्स नहीं लगता, हम जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की इनकम पे टैक्स नहीं लगता। इसमें डोनेशन वाली कहानी बता रहा कि उसने बोल रखा था कि पॉलिटिकल पार्टी की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पे टैक्स नहीं लगता, अदर सोर्स पे टैक्स नहीं लगता, कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगता, ठीक है। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन उनके पास जाते हैं उस पर भी टैक्स नहीं लगता, लेकिन उसने बोला इफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन एक्सीड्स 20,000 तो डिटेल होनी चाहिए। अगर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन यानी कि उनके पास डोनेशन आया है 20,000 रुपए से ज्यादा आया है, तो उसके केस में डिटेल होनी चाहिए। किसकी? डोनर की, जिसने दान दिया उसकी डिटेल होनी चाहिए। कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होनी चाहिए, उसके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसने ऑडिट करवा रखा है, और अगर डोनेशन 2,000 से ज्यादा है, अगर डोनेशन इफ डोनेशन एक्सीड्स 2,000 इट इज रिसीव्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक। तो आपके पास 2,000 से ज्यादा का डोनेशन जो कैश में नहीं आना चाहिए, आपके पास वो अकाउंट पे चेक के थ्रू आना चाहिए, डीडी के थ्रू आना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू आना चाहिए, और आपने अपनी आईटीआर भर रखी है। ऐसा करके उसने बताया कि भाई पॉलिटिकल पार्टी की इनकम एग्जाम्ड हो जाएगी। तो सारी इनकम एग्जाम्ड है पॉलिटिकल पार्टी की। देखो ना, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम एग्जाम्ड, अदर सोर्स एग्जाम्ड, कैपिटल गेन एग्जाम्ड, डोनेशन एग्जाम्ड, बिजनेस ये करती नहीं, सैलरी कमा नहीं सकती, पॉलिटिकल पार्टी है, राइट। सो सारी इनकम एग्जाम्ड होती है। डोनेशन के बारे में लेकिन उसने एक बात बता दी, डोनेशन अगर 20,000 से ज्यादा, डोनर की डिटेल मेंटेन कर लेना। और डोनेशन में 2,000 की लिमिट ये बोलती है कि 2,000 से ज्यादा का डोनेशन अगर आएगा तो चेक से लेना है। कैसे लेना है? चेक से, कैश नहीं लेना। इलेक्टोरल ट्रस्ट जो होती है, जो इलेक्शन कमीशन ने बना रखी है, इलेक्टोरल ट्रस्ट का काम ये होता है कि लोग डोनेशन देंगे, इलेक्टोरल ट्रस्ट को जाएगा, और इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या करेगी? पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन को बांट देगी, राइट। सो इलेक्टोरल ट्रस्ट की जो इनकम होती है उसमें से 5% इनकम फुल्ली एग्जाम्ड होती है। जैसे जैसे ट्रस्ट में हम 1585 का रूल लगाते हैं, यहाँ पे 595 का रूल लगता है। इसका मतलब 5% इनकम सीधे एग्जाम्ड हो जाएगी, और 95% जो इनकम होगी वो उसे खर्च करनी पड़ेगी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी को डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। जितनी डिस्ट्रीब्यूट कर देगी उतनी इनकम एग्जाम्ड हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, सो ये था एग्जाम्पशन वाला चैप्टर।